हाँ जी देखिए, तो अभी आज नया जो लेक्चर है, आई थिंक लेक्चर नंबर 15 और 14 है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे नया टॉपिक, पावर एनालिसिस। पावर एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, आप कह सकते हो कि खासकर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बट इलेक्ट्रिकल के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें हम पावर के बारे में पढ़ेंगे, पावर कितने तरह की होती है, एक्टिव पावर क्या होती है, रिएक्टिव पावर क्या होती है, वो सब चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। और ध्यान रखिए कि ये एसी के कंसेप्ट में बता रहा हूं, एसी एनालिसिस में बता रहा हूं, ठीक है। तो जरा देखिए कैसे हम पावर निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सिंगल फेज सप्लाई के लिए मैं देख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने अभी तक 3 फेज तो देखा ही नहीं है, अभी हम सिंगल फेज सप्लाई के लिए देखें। मान लीजिए मेरे पास एक नेटवर्क है, देखिए कोई लीनियर नेटवर्क है मान लीजिए, या कोई भी नॉन लीनियर, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मैंने क्या लगाया VT, यहाँ पे मेरा VT है सप्लाई वोल्टेज, और ये मेरा करंट है IP। अब इमेजिन कीजिए कि मेरा जो VT है वो है मान लीजिए मेरा Vm साइन ऑफ ओमेगा t प्लस थीटा b, और जो करंट है IP वो है मान लीजिए Im साइन ऑफ ओमेगा t प्लस थीटा b। ये करंट है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस करंट। इनको इंस्टेंटेनियस क्यों बोलते हैं बताओ? बिकॉज किसी भी इंस्टेंट पे वैल्यू फाइंड कर सकते हो आप, t की वैल्यू पुट करके देख सकते हो, इनको इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। एक होती है आरएमएस वैल्यू, एक होती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एक होती है एवरेज वैल्यू। तो एवरेज आप जानते हो, आरएमएस भी आप जानते हो, और आरएमएस को इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू, बिकॉज किसी भी इंस्टेंट पे आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है जी। वोल्टेज का एंगल थीटा भी, करंट का एंगल थीटा, ठीक है। अब आप इमेजिन कीजिए, मैं निकालना चाहता हूं कि ये जो नेटवर्क है ये कितनी पावर ले रहा है। मैं इंस्टेंटेनियस पावर निकालना चाहता हूं, PT इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। मैं ये देखना चाहता हूं व्हाट इज इंस्टेंटेनियस पावर, मैं ये देखना चाहता हूं। तो इसलिए जब भी आपको PT निकालना है तो आप PT निकालने के लिए क्या करें, VT इंटू IT, दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर। टाइम की टर्म में आनी चाहिए, T के टर्म में, ठीक है। तो अगर मैं निकालूं सिंगल फेज है भाई, एक तरफ मेरा न्यूट्रल है मान लीजिए, और एक तरफ लाइव है। सिंगल फेज में होता है ना, यहाँ पे सिंगल फेज सप्लाई है, एक लाइव है एक न्यूट्रल, ठीक है, एक लाइव है न्यूट्रल। तो ऐसे ही ये मेरा VT इंटू IT, ये इंस्टेंटेनियस पावर आएगी, और वो आएगी मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो Vm साइन ऑफ ओमेगा t प्लस थीटा b इंटू Im साइन ऑफ ओमेगा t प्लस थीटा। तो अगर मैं देखूं तो ये बनेगा Vm इंटू Im, और अंदर है साइन ऑफ ओमेगा t प्लस थीटा b इंटू साइन ऑफ ओमेगा t प्लस थीटा। ये अब इसको मैं साइन A इंटू साइन B, इसको 2 से डिवाइड कर देता हूं और 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है जी। तो क्या बन जाएगा, दिस इज Vm Im by 2, और ये 2 sin A इंटू साइन B, 2 sin A इंटू साइन B। तो क्या बनेगा बता रहा है, ये बनेगा cos ऑफ A माइनस B थीटा B माइनस थीटा A। A माइनस B करोगे तो दिस माइनस दिस करो ना, ये A है और ये B है, तो 2 sin A इंटू साइन B है ना, तो cos ऑफ A माइनस B माइनस cos ऑफ A प्लस B। A प्लस B कितना बता रहा, 2 ओमेगा t प्लस थीटा I प्लस थीटा B। एक बार चेक करो, मैंने गलती ना की, ठीक है। आई थिंक मेरे हिसाब से ठीक लिखा है मैंने। 2 sin A इंटू साइन B का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos ऑफ A माइनस B, ठीक है जी, cos ऑफ A माइनस B माइनस cos ऑफ A प्लस B, ठीक है जी, माइनस cos ऑफ A प्लस B, ठीक है। इस तरह से बना। तो अगर मैं इसको अलग अलग करूं तो चलो देखिए क्या बनेगा। तो ये बनेगा Vm Im by 2 cos ऑफ थीटा b माइनस थीटा, एक तो ये टर्म है, और एक है माइनस Vm Im by 2 cos ऑफ 2 ओमेगा t प्लस थीटा b प्लस थीटा। ये मेरी दूसरी टर्म है, 2 टर्म है। लेकिन आप ध्यान से देखिए, एक टर्म ऐसी है जो टाइम डिपेंडेंट है, जो टाइम का फंक्शन है, और एक टर्म ऐसी है जो कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट, ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही, और ये टाइम डिपेंडेंट है।
टाइम डिपेंडेंट। मतलब मैंने बोला कि किसी भी इंस्टेंट पे जो पावर जाएगी, जो इंस्टेंटेनियस पावर होगी, उसके अंदर दो पार्ट है, एक कांस्टेंट पावर जा रही है जो कभी वापस नहीं आ रही, और एक जा रही है और आ रही है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं और इसका ग्राफ बनाऊं तो जरा देखिए ग्राफिकली अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो कैसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा वो जरा देखिए। एक तो ऐसी पावर है जो कांस्टेंट है, ये लीजिए, ये मेरी कांस्टेंट पावर है, और इसकी जो वैल्यू है वो है Vm/2 cos ऑफ थीटा v माइनस थीटा। ये मेरी कांस्टेंट पावर है, ये आपके टाइम के साथ कांस्टेंट है। मतलब नेटवर्क जो है ये पावर तो लेगा ही लेगा, कंज्यूम कर रहा है नेटवर्क और सोर्स डिलीवर कर रहा है। बट एक पावर और है, एक पावर और है, और वो पावर है -Im, इसको मैं प्लस करके देखो जरा इसको कैसे लिख रहा हूं, Vm/2 cos ऑफ थीटा v माइनस थीटा i प्लस ऑफ माइनस कर दिया माइनस Vm/2 cos ऑफ 2 ओमेगा t प्लस थीटा v प्लस थीटा, इस तरह से करते हैं। ऐसे लिख सकता हूं। तो इसका मतलब है दो पावर का सम, जो टोटल इंस्टेंटेनियस पावर है वो दो पावर का सम है। एक तो ये पावर जो टाइम के साथ कांस्टेंट है which is Vm/2 cos of theta v minus theta, और एक वो पावर है जो डबल फ्रीक्वेंसी से, किसकी डबल फ्रीक्वेंसी, सप्लाई वोल्टेज या फिर सप्लाई करंट, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, उसकी डबल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रही है, और माइनस और प्लस देखो कोसाइन वेव। तो अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊं तो जरा देखिए कैसे ग्राफ बनेगा। इसका तो ग्राफ बनेगा नेगेटिव से स्टार्ट होगा और इस तरह से, ये है मेरा माइनस cos, तो इसकी ये वैल्यू मिलेगा -Vm/2 पीक वैल्यू नेगेटिव, और पॉजिटिव पीक कितना है Vm/2, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है डबल फ्रीक्वेंसी है इस सप्लाई के, ठीक है। तो ये दो पावर एक तरह से यहाँ पे नेटवर्क कंज्यूम कर रहा है, दो पावर। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये पावर तो अल्टीमेटली नेटवर्क ने कंज्यूम की नहीं। क्यों भाई? जितना ले रहा है उतना दे रहा है, जितना ले रहा है उतना दे रहा है, एक बार पॉजिटिव है एक बार नेगेटिव। इसका मतलब नेटवर्क में जा रही है और आ रही है। और एक पावर ऐसी है जो ऑलवेज वो नेटवर्क ले रहा है। अगर मैं इस इंस्टेंटेनियस पावर को देखूं तो इस पावर के दो पार्ट है, कांस्टेंट और एक। अब मुझे एक बात देखिए, अगर मैं एवरेज पावर निकालूं कि Pt की एवरेज वैल्यू क्या है, Pt की एवरेज वैल्यू, तो आप याद करो एवरेज का मतलब डीसी कंपोनेंट, ठीक है। Pt के अंदर डीसी कंपोनेंट कौन सा है? ये तो एसी कंपोनेंट नहीं है, ऑल्टरनेट कर रहा है, ये ही डीसी कंपोनेंट है, कांस्टेंट वैल्यू ना, तो इसका मतलब ये एवरेज पावर है। दिस इज कॉल्ड एवरेज पावर। ये है एवरेज पावर व्हिच इज Vm/2 cos ऑफ थीटा v माइनस थीटा। दिस इज कॉल्ड एवरेज पावर। ये आपकी नेटवर्क जो है एवरेज इतनी पावर लेगा, क्योंकि इसका एवरेज तो 0 है ना। तो नेटवर्क क्या कर रहा है, ये पावर ले रहा है और एक ये पावर ले रहा है। अगर मैं ऐसे होल देखूं, नेटवर्क को ऐसे होल देखूं, इस पूरे नेटवर्क को, तो जरा देखिए कैसा कैसा ग्राफ बनेगा इंस्टेंटेनियस पावर का। अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो कैसा ग्राफ आएगा, इंस्टेंटेनियस पावर का कैसा ग्राफ आएगा अगर इन दोनों को ऐड कर दें, ठीक है। तो एक बार ये लिख लो, और मैं इसको रब कर रहा हूं, अभी मुझे बीच में जरूर है थोड़ी सी जगह की, ठीक है। तो मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। तो जरा देखिए जो इंस्टेंटेनियस पावर जो एज ए होल आएगी, क्योंकि तो मैंने ब्रेक करके देखा है इनको अलग अलग। अब एज ए होल देखिए तो दोनों को जोड़ दो, दिस प्लस दिस, दोनों को जोड़ दो, तो अब बताओ इसकी पीक वैल्यू नेगेटिव में -Vm/2 है और ये पॉजिटिव है। तो अगर आप जोड़ोगे ये ज्यादा बड़ा है कि ये ज्यादा बड़ा है, मुझे ये हाइट ज्यादा लंबी है कि ये हाइट ज्यादा लंबी है? नीचे वाली। क्यों? क्योंकि उसमें कोसाइन है, और कोसाइन की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, <1। तो इसका मतलब क्या बनेगा, Vm/2 से तो छोटा छोटा ही होगा, ये हाइट जो होगी Vm/2 से थोड़ी सी डाउन ही होगी पीक, और जबकि ये Vm/2 है पूरी। तो अगर मैं इस वेव के अंदर ये वेव ऐड करूंगा तो क्लैंप हो जाएगी, पूरी ऊपर उठ जाएगी, इसमें पॉजिटिव हिस्सा जुड़ जाएगा ना पूरे में। तो जरा देखिए क्या बनेगा, तो जो वेव बनेगी रिजल्टेंट जो आएगा Pt, वो जरा देखिए क्या आएगा। ये वाला पॉइंट जो है ये इतनी हाइट ऊपर उठ जाएगा, तो ये यहां से शुरू हो जाएगा और इस तरह की पावर है, इस तरह का। आप बोलोगे सर 0 पे क्यों नहीं आया? बिकॉज ये जो हाइट है जब ऊपर उठाओगे इसको तो इतनी हाइट ऊपर नहीं उठाएगी, क्योंकि Vm/2 थोड़ा ना पॉजिटिव, ये तो Vm/2 से थोड़ा छोटा है। मान लीजिए -10 है तो -8 है, समझे? सॉरी +8 है, ये -10 है तो +8 है। तो जब उठेगा तो 8 हाइट ऊपर उठेगा तो -2 बचेगा ना नीचे। अगर मैं इसकी वैल्यू -10 ले लूं तो ये 8 है, नहीं ये लेस ही रहेगा, ऑलवेज लेस आएगा Vm/2 से, क्योंकि कोसाइन लगा हुआ है, और कोसाइन की वैल्यू <1 होती है ना। तो
तो इसका मतलब इसको प्रोडक्ट करोगे जब कोसाइन से तो लेस देन 1 आएगी। लेस देन 1 आने का मतलब है ये पावर जो है, ये हाइट जो है इस हाइट से कम ही है। ये नेगेटिव में माइनस है, पॉजिटिव में प्लस है, दोनों को जोड़ो तो माइनस क्या आएगा इस तरह का। और ये जो वैल्यू है ये ट्वाइस नहीं बनेगी, ये कितना बनेगा? ये बनेगा Vm/2 1 प्लस cos ऑफ थीटा v माइनस थीटा। चेक करके देख लो भाई, दिस ये आएगा Vm/2 और ये है Vm/2, कोसाइन ऑफ दिस Vm/2 कॉमन ले लो, ये हाइट बनेगी। समझ आया? इस तरह का ग्राफ आएगा, ये ओवरऑल पावर है। अब यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? और ये टाइम एक्स, हम यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सिंगल फेज में जब एक लाइन होता है एक न्यूट्रल होता है, जैसे कि घरों के लोड में होता है, जैसे ये सारे सिंगल फेज सप्लाई है, जो सिंगल फेज लोड होते हैं उनमें जो पावर होती है वो फ्लक्चुएटिंग पावर होती है, वो ऑसिलेटिंग पावर होती है। टोटल पावर है तो ओवरऑल पावर है, टाइम के साथ इंस्टेंटेनियस, किसी भी इंस्टेंट में पावर निकाल सकता हूं इसके हेल्प से। जैसे कोई रजिस्टर ले लो या कोई भी आप फैन ले लो, कुछ भी ले लो, सिंगल फेज। तो सिंगल फेज में जो पावर आती है वो आपकी ऑसिलेटिंग होती है, वो आपकी फ्लक्चुएटिंग होती है, कांस्टेंट पावर नहीं आती, ठीक है, ऑसिलेटिंग पावर इस तरह की। अब आप इमेजिन करो कि मैं किसी को सप्लाई दे रहा हूं, किसी को पैसे दे रहा हूं। अब इमेजिन करो मैंने कोई वर्कर रखा और मैं उसको कोई पैसे दे रहा हूं पूरे दिन में, तो मैंने क्या किया, मैंने सुबह उसके लिए स्टोर करा दिया भाई, जैसे सुबह 7 से लेके 7 AM से लेके 8 9 10 11 12 13 मे बी 1 2 3 4 5 6 7 AM से 7 PM तक आप मुझसे काम करोगे। मैंने उसको बोला आपको 7 AM से 7 PM तक मेरे साथ काम करना है पूरे दिन में, मैंने उसको हायर किया। अब आप अज्यूम कीजिए कि पहले घंटे में 7 से 8 में मैंने उसको 10 रुपए दिए और 8 से 9 वाले पीरियड में 20 रुपए दिए, ठीक है जी, 20 रुपीज उसको दे दिए। अगले में 30 रुपीज उसको दे दिए, ठीक है। उससे नेक्स्ट में मैंने उसको दे दिए 40 रुपीज, ठीक है, 40 रुपीज, फिर 50 रुपीज, ऐसे में देते जा रहा हूं उसको, तो प्लस लिखते जा रहा हूं, मैं उसको दे रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट मैंने दिया उसको 60 रुपीज, नेक्स्ट 70 रुपीज, 80 रुपीज, ये मैं दे रहा हूं उसको, प्लस ऐसा ये उसमें जुड़ते जा रहे हैं, उसको दे रहा हूं, उसकी इनकम है। और यहां से 3 से 4 10 रुपए मैंने लेना शुरू कर दिया। मैंने बोला 3 से 4 वाला जो स्टूडेंट आप वापिस दो मुझे 10 रुपए। अगले में फिर से मैंने 10 रुपए वापिस दे दिए या कुछ अलग रुपए वापिस दे दिए, 20 रुपए वापिस दे दिए, ठीक है। फिर अगले में फिर से मैंने 10 रुपए वापिस दे दिए, माइनस है, और फिर से अगले में 10 रुपए वापिस दे माइनस, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ कि टोटल उसकी पूरे दिन की क्या इनकम है, ऑन एन एवरेज क्या इनकम है? 30 और 30 60, एक और 100 150 210 280 और 80 और ऐड कर दो 280 में, ठीक है, 360 तो उसमें प्लस हो गए, 360 रुपीज तो प्लस चले गए। अब माइनस कितना होगा? 10 30 10 और 20 30 हो गया और 20 हो गई, माइनस हो गया, ठीक है। तो 50 रुपए मैंने वापस ले लिए उसकी, सीधी बात, 50 रुपए वापस ले लिए। तो उसकी दिन की इनकम कितनी हुई? ये उसके दिन की इनकम है, ये उसकी ताकत है, ये उसका अपना पैसा। इस पैसे के बेसिस को खर्च कर सकता है, अपनी सेहत पे लगा सकता है या अपनी कुछ भी चीजें खरीद सकता है। ये उसकी असली ताकत है, 10 310 रुपए, ठीक है। हर दिन मैं यही रूटीन उसके साथ रखता हूं, तो उसको पता है कि मेरा जो अपना रुपया है वो 310 रुपया है एक दिन का, ठीक है जी। तो ये एक तरह से एवरेज इनकम है, आप ये कह सकते हैं पर डे की एवरेज इनकम उसकी, करेक्ट है। अब नेटवर्क भी तो ऐसे ही कर रहा है, ध्यान से देखिए, नेटवर्क भी तो ऐसे ही कर रहा है। अगर मैं नेटवर्क को देखूं तो नेटवर्क जरा देखिए क्या कर रहा है, ठीक है। नेटवर्क जरा देखिए क्या कर रहा है मेरा। शुरू में यहां से सोचो, यहां से पावर लेना शुरू किया, कुछ देर तक लेता रहा, पॉजिटिव पावर है ना, पॉजिटिव पावर का मतलब नेटवर्क डिलीवर, ये यहां से डिलीवर हो रहा है, पॉजिटिव से करंट निकल रहा है ना, तो आप कह सकते हो पावर लिया, ठीक है। उसने पावर ली इसने, और उसके बाद यहां से लेके यहां तक वापस देना शुरू कर दिया, नेटवर्क से एक तरह से सोर्स में लेना शुरू कर दिया। तो सोर्स से पावर को वापस लेंगे, ये रिटर्न पावर है, ये रिटर्न पावर है, रिटर्न पावर। आप उसको मत देखो, आप इसको देखो कि ये ओवरऑल है, ये रिटर्न पावर। यहां पे नेटवर्क ने एब्जॉर्ब किया, फिर नेटवर्क ने वापस रिटर्न कर दिया, फिर से एब्जॉर्ब किया, फिर से रिटर्न कर दिया, फिर से एब्जॉर्ब किया। तो ऑन एन एवरेज इसकी एवरेज वैल्यू क्या है, इस पीटी की एवरेज वैल्यू क्या है?
पीटी का एवरेज का मतलब पीटी के अंदर डीसी कंपोनेंट कितना है, वही तो एवरेज होता है। तो डीसी कंपोनेंट हमें पता ही है ये का, तो इसका मतलब ये उसकी एवरेज पावर, ये वो पावर है जो नेटवर्क कभी वापस नहीं करेगा। समझ आया? ये वो पावर है जो नेटवर्क कभी वापस नहीं करेगा। ये नेटवर्क खा गया पावर, ये पावर नेटवर्क खा गया, कंज्यूम कर गया। और ये जो पावर है ये नेटवर्क की असली ताकत बनेगी। जो भी नेटवर्क है उसकी ताकत क्या होती है, असली ताकत क्या होती है, जो मैं कंज्यूम करता हूं वो मेरी असली ताकत, जो मेरे बाथरूम में ताकत है वो मेरी असली ताकत, वो मेरी रियल पावर, वो मेरी ट्रू पावर है, वो मुझे एक्टिव रखती है। इसलिए मैंने इसको क्या बोल दिया, एक्टिव पावर, वो मेरी एक्टिव पावर है। समझ आया? तो ये वो पावर है जो नेटवर्क को एक्टिव बनाएगी, इसलिए इसको मैंने नाम दे दिया एक्टिव पावर। दिस इज एक्टिव पावर, एवरेज पावर और एक्टिव पावर, इसको बोलते हैं एक्टिव पावर और रियल पावर, रियल पावर और ट्रू पावर, इसके कई सारे नाम हैं। ट्रू पावर, रियल पावर, एक्टिव पावर, एवरेज पावर, ये वो पावर है, ठीक है, जो कभी वापस नहीं कर रहे। तो फिर ये दूसरा वाला पार्ट क्या है? दूसरे वाला पार्ट ऐसा है जो ले रहा है नेटवर्क, दे रहा है, कंज्यूम नहीं हो रही है, डबल फ्रीक्वेंसी से, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के डबल फ्रीक्वेंसी से आ रही है जा रही है, बट वो कंज्यूम नहीं कर रहा है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के अगर मैं टोटल इंस्टेंटेनियस पावर देखूं तो उस पावर में एक पावर ऐसा है जो कंज्यूम कर रहा है नेटवर्क, और एक पावर ऐसा है उस पावर में जो नेटवर्क ले रहा है, बस ये चलता रहता है, बट वो पावर कंज्यूम नहीं होती, ये पावर कंज्यूम नहीं होती, ध्यान रखिए। तो क्या इसको रिएक्टिव होना सही है? मैं भी रिएक्टिव वर्ड में पहली बार यूज कर रहा हूं, ठीक है। और देखते हैं नोट, अब इसको देखेंगे क्या ये रिएक्टिव है, मेरे हिसाब से नहीं, ठीक है, बिकॉज इसका मीनिंग अलग है। ये बस ऐसे समझ लो कि टोटल इंस्टेंटेनियस पावर में ये एवरेज है और ये एक तरह से एसी पावर है उसका, कुछ नहीं, ये रिएक्टिव मत बोलो इसको, ठीक है। वो मैं बताऊंगा क्या चीज है, ठीक है। तो मैंने बताया कि एक्टिव क्या होता है, एवरेज पावर क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है। अब इसका क्या प्रूफ है? प्रूफ क्या है कि सिंगल फेज नेटवर्क ऑसिलेटिंग पावर लेते हैं। अच्छा एक बात और बता दो, अगर नेटवर्क मेरा रजिस्टिव होता, मान लीजिए अगर मेरा नेटवर्क रजिस्टिव होता, मान लीजिए प्योर रजिस्टर वाला होता, तो थीटा भी और थीटा सेम एंगल होते, क्योंकि करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं। अगर आगे वाला रजिस्टर है तो अगर ये रजिस्टिव है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज यही आएगी, तो जो करंट आएगा वो भी सेम फेज में आएगा, मतलब थीटा भी और थीटा क्या आते हैं, सेम आते हैं। सेम आने का मतलब यहां पे क्या बनता, जीरो। तो इसका मतलब ये पीक वाली क्या होगी, बराबर थीटा भी माइनस थीटा, ये जीरो। इसका मतलब ये क्या होगी, Vm/2, ये होती Vm/2 और ये वैसी होती, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, थीटा भी प्लस थीटा है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं ऐड करता किसको, इमेजिन करो कि ये इतना है फॉर आर लोड, अगर आर लोड के लिए देखो तो थीटा भी इक्वल टू थीटा है। अगर थीटा भी इक्वल टू थीटा आई है तो यहां पे ये जो पावर आएगी, ये जो वैल्यू आएगी, ये बन जाएगी Vm/2 और माइनस Vm/2 cos of ओमेगा t प्लस थीटा भी प्लस थीटा। तो इसका मतलब कैसा जो रिजल्टेंट ग्राफ आएगा वो जरा देखिए कैसा है। अगर आर लोड के लिए मैं देखूं फॉर आर लोड रजिस्टिव लोड के लिए जरा देखिए कैसा आएगा, तो उसका कैसा आएगा जरा देखो, ये माइनस Vm/2 है और ये Vm/2 है, ये पूरा Vm/2 के ऊपर उठा है। तो जो माइनस Vm/2 है, माइनस Vm/2 है, वो कहां पे आ जाएगा बताओ, उसमें Vm/2 जोड़ दो कहां पे आ जाएगा, वो जीरो पे। और जो ये Vm/2 वाला पार्ट है, ये अगर इसमें Vm/2 ऐड करो तो ये कहां पे चला जाएगा, ऊपर उठ जाएगा ना, पूरा वेव ऊपर उठ जाएगी। कितनी हाइट ऊपर उठेगी, Vm/2। तो इस तरह का नेटवर्क बनेगा, मतलब इस तरह की पावर आएगी नेटवर्क की, इस तरह की पावर आएगी अगर ये रजिस्टिव हो रही है। इसका मतलब रजिस्टर के केस में कभी भी रिटर्न बैक नहीं होती पावर, फ्लक्चुएटिंग जरूर होती है पावर कांस्टेंट नहीं जाती रजिस्टर के केस में। पावर जो नेटवर्क लेगा वो कांस्टेंट पावर नहीं लेगा, टाइम के साथ पावर वेरी करेगी, समझ आया, बट फ्लक्चुएटिंग पावर होगी, टाइम के साथ फ्लक्चुएट करेगी वो पावर, टाइम के साथ चेंज करेगी, चेंजिंग पावर होगी, ठीक है जी, इस तरह की पावर है। और रजिस्टिव नेटवर्क कभी भी पावर को रिटर्न नहीं करेगा। तो इसकी फिर एवरेज वैल्यू क्या आएगी, ऑन एन एवरेज क्या ले रहा है, बल्कि कई बार ज्यादा ले रहा है, कई बार कम ले रहा है, कई बार ज्यादा ले रहा है, कई बार कम पावर ले रहा है। तो ऑन एन एवरेज पूरे दिन में एवरेज इनकम क्या है, एवरेज क्या लिया उसने, हर टाइम में कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, एवरेज पावर। तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या आएगी, एवरेज का मतलब डीसी कंपोनेंट, तो इसका डीसी कंपोनेंट निकालो, ये वाला कंपोनेंट डीसी कंपोनेंट होता है, बट थीटा भी और थीटा को बराबर कर दो, तो इसका मतलब एवरेज पावर क्या आएगी, Vm/2, ठीक है। तो एवरेज पावर रजिस्टर के केस में कुछ सोचो, थीटा भी और थीटा को जीरो कर दो, थीटा माइनस थीटा को, ठीक है, तो ये Vm/2 आता है,
दिस इज एवरेज पावर और रियल पावर और ट्रू पावर और एक्टिव पावर, ठीक है। या कोई दिक्कत नहीं, चल बहुत बढ़िया। तो मैंने बताया कि ऑन एन एवरेज कितनी पावर रजिस्टर के केस में कंज्यूम होगी, बट इसका ये मतलब नहीं है कि रजिस्टर हर टाइम उतनी पावर लेता है। टाइम के साथ पावर फ्लक्चुएट कर रही है। इंस्टेंटेनियस पावर देखिए, एक्चुअल में जो पावर जा रही है नेटवर्क के अंदर वो हर टाइम पे वेरी कर रही है, पर वो रिटर्न बैक नहीं होगी। कंफ्यूजन मत पालिए, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर। एवरेज पावर या एक्टिव पावर या रिएक्टिव पावर जो आप पढ़ते हो वो बेसिकली टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही होती, वो तो एक इफेक्टिव वैल्यूज होती है, आप समझे। जैसे मैं बोलूं रियल पावर क्या है, रियल पावर तो वो टाइम डिपेंडेंट होती नहीं। इंस्टेंटेनियस पावर होती है वो टाइम डिपेंडेंट कर रही है, वो हमें बताती है कि किस इंस्टेंट पे कितनी पावर वो ले रहा है नेटवर्क, ठीक है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पावर ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें बता देगी किसी भी इंस्टेंट पे अगर मुझे पावर निकालनी होगी t इक्वल टू 2 सेकंड पे कितनी पावर ले रहा है नेटवर्क, तो t इक्वल टू 2 पुट कर दो, जो इसका एक्सप्रेशन आएगा vt इनटू it का, vt इनटू it का, उसमें t की वैल्यू 2 सेकंड पुट कर दो, बस आ जाएगा उस इंस्टेंट पे कितनी पावर ले रहा है नेटवर्क। जबकि इनमें नहीं पता चलता है एवरेज पावर, एक्टिव पावर या रिएक्टिव पावर में से उसमें t का फंक्शन ही नहीं होता, आप समझे। तो वो तो इफेक्टिव वैल्यूज होती है, समझे। इंस्टेंटेनियस पावर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वो हमें बताता है कि किस इंस्टेंट पे नेटवर्क कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, और हर इंस्टेंट पे नेटवर्क सेम पावर नहीं लेगा सिंगल फेज के केस में। 3 फेज में ऐसा होगा, वो देखेंगे बाद में, बट सिंगल फेज में कभी भी आपकी कांस्टेंट पावर नहीं लेता, फ्लक्चुएटिंग पावर लेता है। अब इसका प्रूफ क्या है, इसका क्या प्रूफ है? इसका प्रूफ जरा देखिए, मैं पता नहीं, मैं एक बार चेक कर रहा था ये, तो मे बी मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मे बी कुछ डिफरेंट हो गया, ठीक है, बट मैं इसको चेक कर सकता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने इसको वोल्टेज को अप्लाई किया, मेरे अप्रोच ले लीजिए या किसी के भी अप्रोच ले लीजिए, तो धीरे धीरे मैं वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा था। तो मैंने देखा कि जब वोल्टेज तकरीबन 60 या 50 वोल्ट होगी, इस केस में 50 या 60 वोल्ट के अराउंड होगी, तो मेरे हाथों में करंट लगना शुरू हुआ। और आप थोड़ा सा मुझ पर यकीन करें, जो मेरे हाथ थे वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं, मैं पकड़ नहीं पा रहा उसको, उसके अंदर वाइब्रेशंस आ रही है, इस तरह के वाइब्रेशंस आना शुरू हुए। जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा इस तरह के वाइब्रेशंस आना शुरू हो जाएंगे मेरे हाथ में। इसका मतलब मुझे कुछ पल्सेटिंग चीजें मिल रही है, वो पावर है ना, वो मुझे, क्योंकि मेरा बॉडी रेजिस्टिव है, तो मेरे अंदर जो पावर आएगी वो कैसे आएगी, वो फ्लक्चुएटिंग पावर आएगी इस तरह की। तो फ्लक्चुएटिंग पावर आएगी तो यहाँ पे जहाँ पे मैंने पकड़ा हुआ है उसको, वहां पे मेरे अंदर ये पल्सेस पैदा कर देता है, यहाँ पे एक तरह से कुछ वाइब्रेशन से आता है, ठीक है। मैं ट्राई करके देखता हूँ, ठीक है। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ और आप महसूस कीजिएगा इसको, ठीक है। आपको ये लगा रहे हैं और मैं धीरे धीरे वोल्टेज इंक्रीज करूंगा। जब आप टॉलरेट करने लायक ना बनो कि भाई नहीं अब मैं टॉलरेट नहीं कर सकता, उस टाइम आप हाथ छोड़ देंगे, ठीक है जी। तो ये एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, ठीक है। जरा देखिए, लेकिन पहले मैं एक बार चेक कर लूँ, ट्रांसफॉर्मर से। मैं ये ट्रांसफॉर्मर है थोड़ा सा, मैं इसको थोड़ा पीछे कर देता हूँ, इसमें गैप थोड़ा ज्यादा रखता हूँ। तो जैसे मैं इसका गैप कम करूंगा, बेसिकली क्या होगा, जैसे जैसे इसका गैप कम होगा, इसकी वोल्टेज क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो अब जरा देखिए, मैं पहले इसको चेक कर लेता हूँ, क्योंकि और कोई तरीका नहीं मेरे पास, और कोई तरीका नहीं इस चीज को चेक करने के लिए कि भाई पल्सेटिंग पावर आती है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको खुद पकड़ लेता हूँ या किसी से पकड़वा देता हूँ। एक तरफ सप्लाई है और एक तरफ मेरा लोड टर्मिनल है। अब लोड में अगर मान लीजिए मेरी बॉडी रेजिस्टिव है, मान लीजिए, तो मेरी बॉडी में ऐसी पावर आनी चाहिए पल्सेटिंग, एक बार ज्यादा पावर आएगी, एक बार कम आएगी, तो मुझे वो महसूस होगी, वो पल्सेस महसूस होंगे मेरे अंदर, ठीक है। मुझे वो ऑसिलेटिंग पल्सेस आएंगे। पावर की क्या है, पावर तो हम महसूस कर सकते हैं ना, पावर तो एक तरह से एनर्जी है, वो हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से वो पावर का ही इफेक्ट है। आप जरा देखिएगा क्या होता है, ठीक है। तो वो मैं आपको जरा बताना चाहता हूं, लेकिन मैं एक काम करता हूं, यहां पे जरा देखिए मैंने क्या किया है, मैं लोड लगा देता हूं, ठीक है जी। ये मैंने यहां पे कनेक्ट कर दिया और मैं पावर यहां से मेजर भी करूंगा, इसमें रीडिंग भी आएगी, वोल्टेज की रीडिंग आती है, ठीक है जी। इसमें मेरे पास वोल्टेज की रीडिंग आ जाएगी, तो मैं वो भी साथ साथ लूंगा, ठीक है। वोल्टेज की रीडिंग भी मुझे साथ साथ मेजर करनी है, सो दैट मुझे पता चल सके कि कितनी वोल्टेज पे इनको झटके लगने शुरू हो जाते हैं बिजली के, ठीक है। तो आप दूर ही रहिएगा, ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ना करें आप, ठीक है। बट ये हम कई बार कर चुके हैं, इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। बाकी आप दूर ही रहें, बिकॉज डिस्टेंस मैंने काफी ज्यादा रखी है। दूसरा, मैं यहाँ पे एक बल्ब भी लगा देता हूँ पैरेलल में। एक बल्ब लगाने का मतलब मैं जानबूझ के बल्ब लगा रहा हूँ, सो दैट क्या है, मुझे वोल्टेज का भी आइडिया है कि वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है। वो भी मैं साथ साथ देखता रहूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बल्ब भी लगा देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बल्ब कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। हाँ जी,
तो पहले तो मैं आपको चेक करा दूं कि धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ेगी। जब मैं इसको आगे मूव करूंगा तो धीरे धीरे यहाँ की वोल्टेज बढ़ेगी। जैसे वोल्टेज इंक्रीज होगी वो मुझे बल्ब से पता चल जाएगा और मैं इसके पैरेलल में अपने हाथ कनेक्ट करूंगा तो मेरे अंदर पावर आएगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो मेरे अंदर ये फ्लक्चुएटिंग पावर आएगी और मैं इसको महसूस कर सकता हूँ, ठीक है। तो जरा देखिए कैसे। तो मैं पहले इसके अंदर, इसके नीचे थोड़ा सा मैं पेपर लगा देता हूँ सो दैट इसके अंदर वाइब्रेशंस थोड़े कम हो, क्योंकि वाइब्रेट करेगा। तो ये वाइब्रेशंस को अब्जॉर्ब करने के लिए मैं इसके नीचे ये कनेक्ट कर दूंगा। अब जरा देखिए, मैं सप्लाई ऑन कर रहा हूँ तो देखिएगा यहाँ पे कुछ रीडिंग भी आ रही है और मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, इस बल्ब को एक से कम नहीं है। तो जरा देखिए, मैंने यहाँ से वायर में सप्लाई आ रही है यहाँ पे और यहाँ से मैंने ट्रांसफर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और मैं चाहता हूँ लाइट ऑफ कर दें, ठीक है। तो सो दैट आप ये बल्ब की ब्राइटनेस देख सको कि धीरे धीरे ये बल्ब की ब्राइटनेस इंक्रीज होगी, ठीक है। फिलहाल ये बल्ब ग्लो कर रहा है और आपको शायद नजर आ रहा हो, तो मुझे वहाँ से थोड़ा सा सप्लाई ऑफ करनी पड़ेगी। एक बार आप भी आ जाइए आगे, क्योंकि आपकी जरूरत भी पड़ेगी, ठीक है। आप आ जाइए, इसको ऑफ कर दीजिए, सप्लाई को। हाँ जी, तो सर देखिए बल्ब बिल्कुल हल्का सा ग्लो कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसको ये स्क्रीन में आए, थोड़ा सा ये आई होप ये स्क्रीन में आ रहा है बल्ब की जो ब्राइटनेस है। तो धीरे धीरे जरा देखिएगा, ये एक लाइट में अपने कंट्रोल में हूँ, ये नहीं आ रहा है स्क्रीन, क्यों नहीं आ रहा है? ये नहीं दिखेगा, लाइट ऑफ कर दो। हाँ जी, जरा देखिएगा। तो ये बल्ब आपको नजर आ रहा है थोड़ा सा ग्लो करते हुए, क्योंकि आप देखिए ये बिल्कुल ग्लो, बिल्कुल हल्का सा ग्लो कर रहा है। अब मैं दिख रहा है? हाँ जी। अब जरा देखिए, मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ, देखिएगा मैं आपको दिखा दूँ। मैं यहाँ से इसको रोटेट करूँगा तो आगे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो आप जरा देखिएगा, इसकी ब्राइटनेस धीरे धीरे बढ़ेगी। तो आप देख पा रहे हो इसका मतलब वोल्टेज बढ़ती जा रही है। तो आप बल्ब की ब्राइटनेस देख सकते हो। आई होप आपको क्लियर है। तो इसका मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, बेसिकली वोल्टेज बढ़ रही है, धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ रही है, ठीक है। धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ रही है। अगर मैं और ज्यादा बढ़ाऊंगा, जरा देखो मैं आपको दिखा दूं गैप कितना है। फिलहाल गैप कितना है? पहले गैप थोड़ा ज्यादा था, तो अब वीडियो को रिमाइंड कीजिएगा, देखिएगा गैप पहले ज्यादा था, अभी मैंने काफी आगे से डाल दिया, तो वो गैप थोड़ा कम होगा तो वोल्टेज थोड़ी सी बढ़ गई, ठीक है। अब जरा देखिएगा, मैं जरा इसको और बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब इसके अंदर वाइब्रेशन बहुत ज्यादा क्रिएट हो गए हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको हाथ से उठा देता हूँ, ठीक है जी। तो आप देखिए किस तरह वोल्टेज मेरे बढ़ रही है, इंक्रीज हो गया। तो मैं वापस इसको मैं वापस वोल्टेज को डाउन कर देता हूँ, ठीक है। तो वापस से वोल्टेज को डाउन कर देता हूँ। मैं एक पॉइंट और भी कर सकता हूं कि मैं इसके पैरेलल में मल्टीमीटर भी कनेक्ट कर दूं, सो दैट मुझे वोल्टेज की रीडिंग भी पता चलती है कि कितनी वोल्टेज पे। हाँ जी, तो इस तरह का ये कंसेप्ट है। अब मुझे जरा देखिए, अभी भी बल्ब हालांकि ग्लो कर रहा है। मैं चाहता हूं कि मैं इसके पैरेलल में एक मल्टीमीटर भी कनेक्ट कर दूं, ठीक है, सो दैट मुझे वोल्टेज का भी पता चल जाए कि कितनी वोल्टेज पे इनको एसी का करंट जो है वो फील होता है, ठीक है। तो वो भी मैं देख सकता हूँ। तो चलिए मैंने क्या किया है, क्योंकि इसके पैरेलल में मैंने मल्टीमीटर लगा दिया, मैंने यहाँ पे एक मल्टीमीटर कनेक्ट कर दिया है सो दैट मैं वो रीडिंग ले सकूँ, ठीक है। आई होप ये कनेक्ट हो जाए। नहीं, ये थोड़ा गर्म होगा थोड़ा सा इससे। हाँ जी, तो चलिए इतना काफ़ी है। हालांकि थोड़ा गर्म हो गई तो बड़ी थोड़ी देर का ही है, हम इतना इसको टॉलरेट कर सकते हैं। में भी ये काफ़ी ठीक। तो इसे रीडिंग आती है, वोल्टेज रीडिंग आती है, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है, काफ़ी। और यहाँ पे इसके दो टर्मिनल हैं और मैं चाहता हूँ कि साइकिल सर इसको पकड़ेंगे सो दैट मैं धीरे धीरे वोल्टेज इंक्रीज करूंगा। तो देखते हैं कि कितनी वोल्टेज पे जाके इनको थोड़े से झटके फील होते हैं। शुरू में नहीं होंगे,
40-50 वोल्ट तक नहीं लगेगा, 50 वोल्ट के बाद इनको थोड़ा सा फील होने लग जाएगा और वो पावर है वो फ्लक्चुएट होगी। इसका मतलब इनको ऑसिलेटिंग टाइप के वो आएंगे, ठीक है। तो आप इनमें हम थोड़ा सा इनमें यकीन भी करेंगे, बिकॉज अदरवाइज तो हम एक्सपेरिमेंट नहीं दिखा पाएंगे, बिकॉज मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कि किस तरह के झटके हैं। तो ऑब्वियसली हमें साइलेंसर थोड़ा सा एक्सप्रेस करेंगे कि किस तरह के ये थोड़े से इनको झटके फील हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल ट्राई नहीं करेंगे घर पे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे 2 पॉइंट है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 2 पॉइंट है मेरे, तो इनको ये पकड़ेंगे और धीरे धीरे मैं वोल्टेज इंक्रीज करूंगा और यहाँ पे वोल्टेज की रीडिंग आएगी, ठीक है। तो लाइट ऑन कर देते हैं एक बार, ठीक है, सो दैट आप वाइब्रेशंस देख तो नहीं पाओगे बट वोल्टेज को देख पाओगे, ठीक है। तो आई थिंक ये आप इसकी रीडिंग आप शायद देख पाओ, आई थिंक विजिबल होनी चाहिए रीडिंग। तो मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ इसको, अरे नो इस पर दिख पाएगी कि नहीं दिख पाएगी मुझे नहीं पता, स्क्रीन में आ पाएगा नहीं आ पाएगा, बट चलिए मैं आपको बोल के बता दूँगा, ठीक है, कि कितनी वोल्टेज है। हाँ जी, आइए आप यहाँ भी पढ़िएगा, ठीक है। फिलहाल एक बार रुकिएगा, फिलहाल मैं वोल्टेज देखूँ नहीं है, फिलहाल वोल्टेज ये रीड नहीं कर रहा है। हाँ जी, कितनी वोल्टेज है, अराउंड 19 वोल्ट, ठीक है। तो अब जरा इसको पकड़िएगा, तो मैं थोड़ा सा वोल्टेज इंक्रीज कर रहा हूँ, 19 वोल्ट, कुछ नहीं हो रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अब जरा देखिए मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ वोल्टेज को, तो 20, थोड़ा टाइट पकड़ो सो दैट आपको ज़्यादा फील हो, क्योंकि जब आप टाइट करोगे आप देखना एक पॉइंट ऐसा आएगा आप पकड़ नहीं पाओगे इसको, टाइट पकड़ के रखिएगा, ठीक है। और मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, डिस्टर्ब हो जाए। हाँ जी, फिलहाल कितनी वोल्ट है, वोल्टेज कनेक्शन इसके नहीं हो रहा है, अरे मुझे ये मीटर यहीं पे कनेक्ट करना है, आपको मीटर के साथ ही पकड़ना है, ठीक है, मीटर के साथ ही आप पकड़ लीजिए, थोड़ा सा उससे थोड़ा सा ये मीटर के प्रोब भी आप पकड़ लीजिए, हाँ, और साथ साथ देखिए, ठीक है। अब जरा देखते हैं, तो पैरेलल में मीटर भी है, पैरेलल में बल्ब भी है और पैरेलल में इनकी बॉडी भी है, ठीक है। तो जरा देखते हैं फिलहाल वोल्टेज कितनी है, 20, अभी तो कुछ फील नहीं हो रहा होगा, थोड़ा फील हो रहा है, थोड़ा बिल्कुल हल्का सा। अब जरा देखिएगा, हालांकि 25 वोल्ट पे एक्चुअल में फील होने लग जाता है एसी में, एक बार पहले भी हमने एक्सपेरिमेंट किया था बट उन्होंने ज़्यादा टाइट नहीं पकड़ा था, आप थोड़ा टाइट पकड़िएगा। अब आपको ऐसा महसूस होगा कि पल्स आ रहे हैं पावर के, ठीक है। वो जरा देखते हैं, इसके अंदर हाथों के अंदर वाइब्रेशन सारे शुरू हो जाएंगे, आप इनको पकड़ नहीं पाओगे एक तरह से, ठीक है। तो चलिए इतना देखते हैं, अभी 23 वोल्ट हो गई है, 25 वोल्ट हो गई है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। नेक्स्ट मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, 28 वोल्ट, 29 वोल्ट, 30 वोल्ट। आप जरा बता दीजिएगा कि इस पॉइंट के बाद आप और मत बढ़ाएंगे, 34, 35, 36, 37, 38 यहाँ पे, और आप देख सकते हो बल्ब की ब्राइटनेस, बल्ब भी ग्लो कर रहा है, इसका मतलब वोल्टेज है, ठीक है। अब यहाँ पे कैसा लग रहा है, मतलब किस तरह का पल्सेस आ रही है पावर की, मतलब आप पकड़ नहीं पा रहे हो, वाइब्रेशंस काइंड ऑफ वाइब्रेशंस आ रहे हैं। जब आप नम होते हो जैसे फीलिंग होता है, सेम नम फीलिंग हो रहा है, मतलब थोड़ा सा सो दैट हिंदी में समझ सके लोग, नम जैसे झंझनाहट होती है, झंझनाहट सी होती है, मतलब वही, ठीक है, एग्जैक्टली जो वाइब्रेशंस है वो उस तरह के वाइब्रेशंस आ रहे हैं, ठीक है। जिस तरह इनको ऐसा झंझनाहट सी हो रही है, ठीक है, और करंट लगता है ऐसा ही होता है, वो जो पावर है वो पल्सेटिंग पावर है, ऑब्वियसली वो आपको पल्सेस देगी, वाइब्रेशन जब एक बार आ रहे हैं और एक बार जा रहे हैं, इस तरह की होगी, ठीक है। तो आप थोड़ा सा और एडिंग कर सकते हैं, कर सकते हैं, चलिए अगला ट्राई करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कितना झेल सकते हैं, 41 वोल्ट, 42 वोल्ट, 43 वोल्ट, बस अब नहीं पकड़ पाते। तो इन्होंने हैंडल किया है 46 वोल्ट, ठीक है। 46 वोल्ट पे ये काफी इनको झंझनाहट सी फील हो रही है, पावर पल्सेटिंग आ रही है इनके अंदर, मैं इनकी बॉडी रेजिस्टिव लेके चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो आपने देखा कि ये काइंड ऑफ प्रूफ मैं दे सकता हूँ, और इससे बेहतर मैं प्रूफ नहीं दे पाऊंगा कि किस तरह, अदरवाइज तो थ्योरी है, ठीक है, अदरवाइज तो थ्योरी है, तो थ्योरी से ही हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पावर जो है सिंगल फेज में वो पल्सेटिंग पावर है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम जैसे हमने किया था थोड़ा सा हटके मैं उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जरा देखिए कैसे। मैंने बोला था मान लीजिए मेरे पास ये नेटवर्क है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास कोई सोर्स है, ठीक है जी,
और ये मेरा करंट है, ठीक है, ये मेरा VT है, सप्लाई वोल्टेज है VT और करंट है मान लीजिए मेरा IT, ठीक है। अब इमेजिन कीजिए कि मेरी जो सप्लाई वोल्टेज है वो है Vm cos ऑफ ओमेगा, जो सप्लाई वोल्टेज है वो है Vm cos ऑफ ओमेगा, और मान लीजिए करंट जो है वो थोड़ा सा लैग कर रहा है Vm cos ऑफ ओमेगा t माइनस थीटा, इस तरह करंट थोड़ा सा लैग कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इस केस में मैं एक्टिव और रिएक्टिव दोनों बात समझाऊंगा। मतलब अगर मैं फेजर फॉर्म लिखूं तो मैं बोलूंगा कि ये है Vm एंगल 0 और ये है मेरा Im, दिस इज Im कर लो, Im एंगल माइनस थीटा। तो जो फेजर अच्छा कब होगा, मतलब लैग कब करता है, जब लोड किस टाइप का हो, RL टाइप, RL टाइप का जब लोड होता है तो उसको हम बोलते हैं करंट मेरा लैग करेगा, ठीक है। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो मेरी कुछ Vm एंगल 0 है, ठीक है, और जो करंट आएगा वो आएगा Im एंगल माइनस थीटा, थोड़ा सा लैग करेगा, ठीक है जी। तो अब जरा देखिए जो फेजर बनेगा कुछ इस तरह का बनेगा, इधर मेरी वोल्टेज है और करंट मेरा इधर है थीटा एंगल लैग करेगा। अब मैंने आपको बताया था इंस्टेंटेनियस पावर PT क्या होगी, PT इज इक्वल टू VT इंटू IT, ठीक है जी। अब ये कितना बना था अगर आपको याद हो, ये बना था Vm Im cos ऑफ ओमेगा t इंटू cos ऑफ ओमेगा t माइनस थीटा, 2 से डिवाइड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है जी। लास्ट टाइम हमने यही किया था। अब जरा देखिए ये क्या बन गया, ये बन गया था Vm Im by 2, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो जरा देखो क्या बनेगा, cos ऑफ a माइनस b, ठीक है, cos ऑफ a माइनस b करेंगे तो cos ऑफ a माइनस b ये बन गया माइनस cos ऑफ a प्लस b, या प्लस cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a प्लस b, ठीक है। तो प्लस क्या आएगा जरा 2 ओमेगा t माइनस थीटा। तो मैंने आपको बताया था कि ये बना Vm Im by 2 cos थीटा प्लस Vm Im by 2 cos ऑफ 2 ओमेगा t माइनस थीटा। बेबी मैं इस बार थोड़ा डिफरेंट अप्रोच से करवा रहा हूँ सेम चीज को। पिछली बार अभी भी आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा, मैंने थोड़ा थीटा b और थीटा i से करवाया, अभी मैं थीटा से करवाऊंगा, तो सेम चीज मैथमेटिक्स इज मैथमेटिक्स, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ ये कांस्टेंट है और ये आपके साथ ये टाइम है, ठीक है। तो आप जानते हो इसका जो रिजल्टेंट हमने बनाया था, रिजल्टेंट कुछ इस तरह का था, रिजल्टेंट जब हमने बनाया था कुछ इस तरह का रिजल्टेंट आया था, अगर आपको याद, ठीक है जी। लेकिन वो साइन में मैंने लिया था, कोस में लेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। जरा देखिए कोस में मैं बता दूं कैसा बनेगा, ठीक है। कोस में जरा देखिए किस तरह का आएगा, थोड़ा सा ये इस तरह का ऊपर से बनेगा, आप खुद सोचना, बना के देखो, ठीक है। इसको तो इस तरह की वेव बनेगी। इसका मतलब जो एक सिंगल फेज में AC पावर होती है वो आपकी ऑल्टरनेटिव मतलब फ्लक्चुएटिंग पावर होती है, ठीक है। वो आपके ऐसे चेंजिंग पावर होती है, एक बार नेटवर्क पावर लेता है और अगले हाफ में पावर को दे देते हैं, ठीक है जी। ये हमने देखा। एक और तरीका है इसको देखने का, एक दूसरे तरीके से मैं इसको समझा सकता हूँ, जरा देखिए कैसे। मैं इसको रब कर दूँ, एक और तरीके से मैं आपको समझा दूँ, देखिए कैसे, वो जरा देखिए। मुझे एक बात बताओ, इसका एक कंपोनेंट इधर है जो वोल्टेज के फेज में है, और एक कंपोनेंट ऐसा है जो 90 डिग्री पे है, और ये वाला कंपोनेंट कितना बता देगा, I cos थीटा। I की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू है Im, पीक वैल्यू ले लो, चलो फेजर में पीक वैल्यू दिखा रहा हूं, Im एंड cos ऑफ ओमेगा t माइनस थीटा, कुछ इस तरह से कुछ लैग कर रही है, cos ओमेगा t माइनस थीटा, ये है मेरा I और इसको मैंने माइनस थीटा दिखाया। मैंने बोला कि इसका एक कंपोनेंट जो है वो इधर है, Im की सारी वैल्यू, Im तो इधर है ना, ये पीक वैल्यू Im है, लेकिन ये जो वैल्यू होगी ये Im इंटू cos ऑफ थीटा आएगी। इसका Im का जो कंपोनेंट है, एक बार इसको भूल जाओ, सिर्फ Im को देखो कि मान लीजिए Im ये पीक वैल्यू, तो Im का जो इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा वो आएगा Im cos ऑफ थीटा, ठीक है जी। और इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा Im sin ऑफ थीटा, ठीक है जी, जो 90 डिग्री पे आएगा। अब इस वाले कंपोनेंट की वजह से ये वाला जो कंपोनेंट है ये इसके फेज में है। इसका मतलब अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूंगा तो इसकी इक्वेशन लिखूंगा Im cos ऑफ थीटा इनटू cos ऑफ ओमेगा t। क्या कहते हैं,
इसकी इक्वेशन मैं ये लिखूंगा, क्यों? क्योंकि वोल्टेज की इक्वेशन मुझे पता है, वोल्टेज की इक्वेशन Vm cos ओमेगा t, उसी के फेज में है करंट, लेकिन इसकी पीक वैल्यू जो है वो Im नहीं है, वो वैल्यू क्या है? Im cos ऑफ थीटा है। अब समझे मेरा पॉइंट? तो मैं इसको लिखूंगा Im cos ऑफ थीटा, और क्योंकि वोल्टेज के फेज में है तो ये भी cos है और ये भी cos आना चाहिए, क्योंकि उसकी सेम फेज में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब ये बताइए, ये करंट है Im sin थीटा, लेकिन ये वोल्टेज के 90 डिग्री लैग कर रहा है। इसका मतलब इस करंट की जो इक्वेशन आएगी, ये वाले करंट की, ये करंट आएगा जो लैगिंग करंट है, इसी अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो ये आएगा Im sin थीटा इनटू cos ऑफ ओमेगा t माइनस पाई बाय 2, cos ओमेगा t माइनस पाई बाय 2। इसका मतलब क्या बन गया? ये बन गया Im sin थीटा इनटू sin ऑफ ओमेगा t। समझ आ गई? ये वाला जो करंट है ये वाला करंट है, और ये वाला जो करंट है ये वाला करंट है। आई होप आपको समझ आया मैंने कैसे कैसे लिखा है। तो ये वाला जो करंट है ये कंपोनेंट है Im, और Im का पीक वैल्यू है, तो उसका कितना कंपोनेंट इधर आएगा? Im cos थीटा, पूरे का पूरा नहीं आएगा, Im cos थीटा आएगा। और इसके साथ क्योंकि वोल्टेज सेम फेज में और वोल्टेज में cos ओमेगा t, तो इसके साथ भी क्या आ जाएगा? cos ओमेगा t, तो बन जाएगा Im cos थीटा cos ओमेगा t। दूसरी तरफ ये अगर मैं देखूं, इसका कंपोनेंट ये तो पीक वैल्यू Im, लेकिन इसका जो एक कंपोनेंट आएगा पीक नहीं आएगा, ये आएगा Im sin थीटा, और क्योंकि इस वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रहा है तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी Im sin थीटा cos ओमेगा t माइनस पाई बाय 2। ठीक है जी, ये इसकी इक्वेशन बनेगी। अब इसको अगर मैं लिखूंगा तो sin ओमेगा t बनेगा, करेक्ट है? ये दो आ, एक ये करंट कंपोनेंट है करंट का। अब इसकी वजह से इंस्टेंटेनियस पावर देखो, इसकी वजह से इस नेटवर्क में कितनी इंस्टेंटेनियस पावर आएगी इस कंपोनेंट की वजह से। जरा देखिए जो सेम फेज में है वोल्टेज उसकी वजह से कितनी इंस्टेंटेनियस पावर आएगी वो जरा देखते हैं। तो आप लिखिए इंस्टेंटेनियस पावर ड्यू टू द कंपोनेंट व्हिच इज इन द फेज ऑफ वोल्टेज। इंस्टेंटेनियस पावर which is in the same phase of instantaneous power due to the component of current which is in the same phase of voltage। जो वोल्टेज के फेज है उसकी वजह से कितनी इंस्टेंटेनियस पावर आएगी वो जब देखिए, वो आएगी Pt, और वो क्या आएगा? वो आएगी Im cos थीटा into cos ओमेगा t into Vm cos of ओमेगा t, ये बनेगा। अब मैं इसको अलग अलग निकाल लेता हूं, तो ये बनेगा Vm Im cos थीटा into cos ओमेगा t। एक मिनट, मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी? हाँ जी, cos स्क्वायर ओमेगा t, बिल्कुल सही। ठीक है, अब बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ Vm Im cos थीटा into 1 plus cos of 2 ओमेगा t divided by 2। तो क्या बन गया? ये बन गया Vm Im by 2 cos थीटा into 1 plus cos of 2 ओमेगा t। ये इंस्टेंटेनियस पावर है कौन से कंपोनेंट की वजह से? which is in the same phase of voltage। वो कंपोनेंट, करंट का वो कंपोनेंट जो वोल्टेज के सेम फेज में है, उस कंपोनेंट की वजह से जो पावर आएगी वो ये पावर। ठीक है जी, इसकी एवरेज वैल्यू देखिए, एवरेज वैल्यू इसके दो कंपोनेंट है। ठीक है, इस करंट की वजह से जो पावर जा रही है उसके दो कंपोनेंट है। आप कह सकते हैं प्योरली रेजिस्टिव कंपोनेंट की वजह से नहीं, क्योंकि जो वोल्टेज के सेम फेज में करंट होता है वो बिकॉज ऑफ किसकी वजह से आता है? रेजिस्टेंस की वजह से आता है। तो आप ये कह सकते हो रेजिस्टेंस की वजह से जो करंट आ रहा है उसकी वजह से ये पावर लेके आ रहा है। उसमें दो पार्ट है, इसके दो पार्ट है, Vm Im by 2 cos थीटा प्लस Vm Im by 2 cos थीटा into cos of 2 ओमेगा। ठीक है जी, ये मेरा क्या आया? दो कंपोनेंट आ गए। ये कांस्टेंट वैल्यू है और ये आपका टाइम वैल्यू है, ये टाइम वैल्यू है। तो अगर मैं इन दोनों का टोटल करूं, इन दोनों को ग्राफ बना के देखिए, जो रेजिस्टिव पार्ट की वजह से पावर आएगी, क्योंकि करंट का वो कंपोनेंट जो वोल्टेज के फेज में है वो कंपोनेंट किसकी वजह से आता है? बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की वजह से आ रहा है, और ये किसकी वजह से आ रहा है? बिकॉज ऑफ इंडक्टेंस। समझ रहे हो भाई? यहां पे दो करंट आएंगे, एक रेजिस्टर खाएगा एक इंडक्टर खाएगा। आप कह सकते हो दो कंपोनेंट आएंगे करंट के, रेजिस्टिव कंपोनेंट जो वोल्टेज के फेज में, और एक वो कंपोनेंट जो इंडक्टर की वजह से आ रहा है, इंडक्टिव कंपोनेंट। दो कंपोनेंट आएंगे। तो मैंने बोला
जो कांस्टेंट पार्ट है उसकी वैल्यू है Vm/2 cos थीटा, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, और एक वैल्यू जो डबल फ्रीक्वेंसी से अल्टरनेट कर रही है और उसकी जो वैल्यू है वो जरा देखिए वो कुछ इस तरह से, इस तरह से, और उसकी जो पीक वैल्यू है कितनी बता रहा है, पीक वैल्यू है Vm/2 cos थीटा, ये इसकी पीक वैल्यू है। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा और ये नेगेटिव भी कितना है -Vm/2 cos थीटा, अगर दोनों को मैं ऐड करूंगा तो नेट पावर जो है वो कैसी बनेगी, ये पूरा क्लैंप हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, तो नेट जो पावर आएगी Pt वो कुछ इस तरह की आएगी, कुछ इस तरह की आएगी। तो ये वो पावर है जो रजिस्टर की वजह से आ रही है, ये वो पावर है जो रजिस्टर खर्च कर रहा है, ठीक है जी। और देख सकते हो आप कभी भी नेगेटिव नहीं आ रहा, रजिस्टर कभी भी पावर को बैक नहीं करेगा। हाँ पल्सेटिंग पावर लेगा, कभी ज्यादा लेगा कभी कम लेगा, बट पल्सेटिंग पावर लेगा। आज बात समझ आया कि करंट के उस कंपोनेंट की वजह से जो वोल्टेज के फेज में उसकी वजह से ये पावर है। अब इसकी एवरेज वैल्यू वो कंपोनेंट देखो, अगर मैं इसको ब्रेक करके देखूं, इसके दो पार्ट में देखूं तो इसके दो पार्ट है, एक ये कांस्टेंट वैल्यू और एक ये टाइम वेरिंग वैल्यू। ये जो पावर है ये तो ले रहा है दे रहा है नेटवर्क ले रहा है दे रहा है, इसका मतलब इसकी एवरेज वैल्यू 0 आएगी, बट ये वो पावर है जो नेटवर्क वापस नहीं कर रहा, रिटर्न बैक नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है उसकी एवरेज वैल्यू, जो डीसी कंपोनेंट है कांस्टेंट वैल्यू, उसी को क्या बोलते हैं एवरेज वैल्यू, एवरेज पावर जो नेटवर्क ने कंज्यूम कर ली। इसका मतलब ये पावर है एक्टिव पावर, समझ रहे आप? मैं बोलूंगा कि ये वो पावर है जो नेटवर्क कभी रिटर्न बैक नहीं करेगा, ये एक्टिव पावर है। ये नेटवर्क को अपने नेटवर्क को मिल गई है, ये उसकी एक्टिव पावर बनेगी, उसकी ताकत बनेगी नेटवर्क की, वो हीट की फॉर्म में निकालेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था लास्ट टाइम, जो दिन में मैं अगर मान लीजिए आपको पैसे दे रहा हूं और शाम को कुछ पैसे वापस ले रहा हूं, तो आपका ऑन एवरेज दिन की कितनी कमाई है, वो आपकी ताकत है, वो आपकी कमाई नहीं है, वो आपकी इनकम है, ठीक है, वो आपकी एक्टिव पावर है, समझ रहे हैं? तो ये मेरी, इसको मैं नाम दूंगा एक्टिव पावर, ठीक है, ये एक्टिव पावर है। अब दूसरे कंपोनेंट को वैसे देखिए, और एक चीज हमें यहां से एक और पता चली, हालांकि ये मैंने थोड़ी देर पहले भी दूसरे तरीके से समझाया था, एक और चीज पता चली मुझे। वो क्या चीज पता चली? रजिस्टर वाले कंपोनेंट, करंट का वो कंपोनेंट जो वोल्टेज के फेज में है, इसका मतलब ये जो कंपोनेंट है ये बिकॉज ऑफ दिस रजिस्टर आया होगा, क्योंकि रजिस्टर वोल्टेज कौन सा करंट डिमांड करता है, जो वोल्टेज के फेज में आता है, ठीक है। अगर यहां पर प्योर रजिस्टर होता तो केवल यही करंट होता, अगर प्योर इंडक्टर होता तो केवल ये करंट होता। अब क्योंकि R और L दोनों है तो इसके बीच समवेयर कहीं इधर कहीं आया, ठीक है। तो बेसिकली आप देख सकते हो इसके दो कंपोनेंट होंगे। तो करंट का वो कंपोनेंट जो रजिस्टर की वजह से आया, उसकी वजह से जो पावर आएगी वो कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं होगी, ये हमें पता चला। अब इंस्टेंटेनियस पावर ड्यू टू दिस कंपोनेंट, दिस लैगिंग कंपोनेंट, इंडक्टिव करंट कंपोनेंट, ठीक है। तो ये जरा देखते हैं, instantaneous power due to the component of current which is 90 degree out of phase of the voltage, which is in the 90 degree out of phase, which is 90 degree out of phase of voltage, ठीक है। जरा देखिए करंट कितना बताओ, तो PT क्या है? PT Im sin of theta into sin omega t into क्या बन जाएगा बताओ जरा, वोल्टेज कितना बता जरा, वोल्टेज है Vm cos of omega। अब ये बन गया Vm Im sin थीटा, और अंदर क्या बता जरा, sin omega t into cos of omega t। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या बन गया, ये बन गया Vm Im by 2 sin थीटा into sin of 2 omega। ये बन गया, ये मेरा इंस्टेंटेनियस पावर क्वांटिटी, समझ आया जी? अब जरा ध्यान से देखिए, जो इंडक्टिव करंट है, जो लैगिंग करंट है वोल्टेज से, जो लैग कर रहा है, जो इंडक्टर की वजह से जो करंट डिमांड हो रहा है, प्योर लैगिंग करंट जो डिमांड हो रहा है, उस करंट की वजह से जो पावर आ रही है उसकी एवरेज वैल्यू 0 है। इसका मतलब ये जो पावर है कभी कंज्यूम नहीं होगी। जो इंडक्टिव कंपोनेंट जो है, करंट का प्योर 90 डिग्री लैगिंग कंपोनेंट जो है, वो जो पावर लेके आएगा वो कभी भी उसकी एवरेज वैल्यू पॉजिटिव नहीं आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी, उसकी एवरेज वैल्यू 0 होगी ऑलवेज, समझ रहे आप? इसका मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर कभी भी पावर कंज्यूम नहीं करते, ये वो पावर है जो नेटवर्क लेगा देगा, ठीक है। और ये डबल फ्रीक्वेंसी से चेंज होगी, आप देख सकते हैं डबल फ्रीक्वेंसी से चेंज होगी। ये कौन सी पावर है? ये वो पावर है जो आपका इंडक्टिव पार्ट जो है करंट का वो डिमांड करता है, मतलब एक तरह से इंडक्टर की वजह से ये पावर आती है, आप ये कह सकते हैं, ठीक है जी। ये वो पावर, और इसकी जो पीक वैल्यू होती है उसको बोलते हैं रिएक्टिव पावर। इसकी जो पीक वैल्यू होती है इसको बोलते हैं रिएक्टिव पावर।
दिस इज रिएक्टिव, दिस इज रिएक्टिव। इस पावर को क्या बोलते हैं? रिएक्टिव पावर। आई होप आपको समझ आया, ठीक है। तो मैंने बताया कि एक्टिव पावर क्या होती है और रिएक्टिव पावर क्या होती है। तो किस तरह से मैंने आपको बताया कि मैंने बताया कि मान लीजिए करंट थोड़ा सा लैग कर रहा है वोल्टेज से, इस तरफ ले लिया, तो इस करंट के दो कंपोनेंट हैं, एक वो कंपोनेंट जो वोल्टेज के फेज में, एक वो कंपोनेंट जो वोल्टेज के 90 डिग्री आउट ऑफ फेज। उनकी फिर मैंने इक्वेशन बना दी, ठीक है। वोल्टेज की इक्वेशन ये थी Vm cos ओमेगा t, इसकी इक्वेशन ये बन जाएगी और इसकी इक्वेशन ये बनेगी। दोनों की वैसे इंस्टेंटेनियस पावर निकाली और उनके एवरेज वैल्यू निकाली। जो करंट का वो कंपोनेंट जो वोल्टेज के फेज में है, उसकी वजह से कुछ एवरेज पावर आएगी, उसकी वजह से डीसी कंपोनेंट आएगा पावर का, मतलब पावर का जो इंस्टेंट पावर होगी उसमें उसकी एवरेज वैल्यू निकलेगी कुछ ना कुछ। और जो ये वाला कंपोनेंट है, इसकी वजह से जो एवरेज पावर आएगी वो जीरो आएगी, इसकी एवरेज वैल्यू जीरो होगी। इसका मतलब जो इंडक्टिव जो कंपोनेंट है, इंडक्टिव कंपोनेंट है, जो करंट का इंडक्टिव कंपोनेंट है, जो वोल्टेज से 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है, वो कभी भी पावर कंज्यूम नहीं करेगा, वो कभी भी, वो केवल पावर को लाएगा ले जाएगा, लाएगा ले जाएगा। डबल फ्रीक्वेंसी से पावर आएगी जाएगी और उसकी जो पीक वैल्यू होती है इंस्टेंटेनियस पावर की, इंस्टेंटेनियस पावर की जो पीक वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टिव पावर। और जो आपके इस वाले कंपोनेंट की जो इस वाले कंपोनेंट की वजह से जो इंस्टेंटेनियस पावर आ रही थी, उसकी जो एवरेज वैल्यू थी उसको क्या बोलते हैं? एक्टिव पावर। क्योंकि जो एवरेज वैल्यू है वो खर्च होगी, नेटवर्क खा गया है, उसको क्या बोलते हैं? एवरेज एक्टिव पावर। तो चलिए मैं एक बार शुरुआत से करवा रहा हूं, इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। और मैं एक बार जरा देखिए, मैं आपको एक बार पावर के तीनों फॉर्म, चार फॉर्म बता देता हूं आपको। तो अब मैंने बताया कि पावर, देखिए अब पावर के तीनों फॉर्म में जो मेरी पावर है वो तीन तरह की है। जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में हम बात करते हैं पावर की, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो तीन तरह की होती है। एक होती है अपैरेंट पावर, एक होती है एक्टिव पावर, एक होती है रिएक्टिव पावर। एक्टिव पावर और एक होती है रिएक्टिव पावर। अब मैं थोड़ा सा आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहा हूं, इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस कीजिए। अपैरेंट पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव। मैं आपको थोड़ा से एग्जांपल से समझाता हूं कि इनका क्या मतलब होता है, ठीक है जी। इनको एग्जांपल से समझाता हूं कि इनका क्या मतलब होता है। देखिए, इमेजिन कीजिए कि आप कभी आप बाइक पे आ रहे थे किसी दिन सिटी में, ठीक है, और आपके पास लाइसेंस नहीं था, ठीक है। कोई भी सिटी आपकी अपनी सिटी हो सकती है, आपका लाइसेंस नहीं था, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, ठीक है। और आप बाइक पे चल रहे थे और आपको जो आपके रेड लाइट पे जो आपके ट्रैफिक पुलिस होती है उन्होंने रोक लिया और उन्होंने बोला कि भाई आपके पास लाइसेंस नहीं है तो चालान कटेगा। तो क्योंकि हम सब जानते ही हैं अपने देश में क्या होता है, तो हमने बोला आप चालान मत काटिए, हम आपको पैसे दे देते हैं, ठीक है। या फिर हमने बोला कि, मैं भी इस तरह से नहीं बोला, मैं भी थोड़ा दूसरे तरीके से बोला। हमने बोला कि यार मैं बादल का आदमी हूँ, काइंड ऑफ, चलो बादल नहीं करते हैं, बादल आप नहीं जानते होंगे, बहुत सारे लोग दूर दूर से। आपने बोला कि मैं कोई पॉलिटिशियन को जानता हूँ, कोई भी पॉलिटिशियन, ठीक है, कोई भी, जैसे आपने बोल दिया किसी को भी नाम दे दिया, ठीक है। आपने बोला कि भाई मैं उसको जानता हूँ, कोई बड़े आदमी का नाम ले दिया कि मैं उसको जानता हूँ जो पहुंच रखता था अच्छी खासी। अब जरा देखिए क्या होगा, वो जो ट्रैफिक पुलिस वाला बंदा है, जनरली ऐसा रिएक्शन होता है, वो बोलेगा कि कोई बात नहीं जी, आप चाहिए, आप कोई बात नहीं, आपका चालान नहीं काटा, आप चले जाइए। अब मुझे एक बात करो, आपका चालान नहीं कटा हुआ है, आपका काम हो गया वहां पर, एक पावर ने काम किया ना वहां पर। एक इमेजिनरी पावर ऐसी थी जो एक तरह से जो प्रेजेंट थी, एक इमेजिनरी पावर ऐसी थी जो प्रेजेंट थी, बट जिसकी वो पावर थी उसको पता ही नहीं चला। भाई आपने जिस बंदे का नाम लिया, जिस पॉलिटिशियन का नाम लिया, वो पॉलिटिशियन वहां पे है ही नहीं, उसको तो पता ही नहीं है बेचारे को, नहीं, उसको तो पता ही नहीं है कि भाई मेरी पावर खर्च हुई है कि नहीं, उसको नहीं पता पॉलिटिशियन। तो कुल मिला के वो पावर खर्च नहीं हुई, पर काम कर दिया उसने काम कर दिया, इसलिए मैं उसको क्या नाम दे रहा हूं? इस तरह की जो पावर होती है उनको मैं नाम दे रहा हूं रिएक्टिव पावर, जो कभी कंज्यूम नहीं होती बट काम के लिए जरूरी होती है। वो जरूरी है, वो चाहिए आपको, रिएक्टिव पावर होनी चाहिए आपकी मशीनरी में। जहां जैसे आपका फैन है, इंडक्शन मोटर, फैन के अंदर इंडक्शन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर लगी होती है, उसको वर्क करने के लिए रिएक्टिव पावर चाहिए, नहीं तो काम नहीं करेगा, फैन नहीं वर्क करेगा, क्योंकि फैन के अंदर इंडक्टर होते हैं, इंडक्टर है तो इंडक्टिव कंपोनेंट लेके आएगा, वो रिएक्टिव पावर जरूर बनाएगा, समझे। जो 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है ना वोल्टेज से, अभी हमने देखा
कि वोल्टेज से जो 90 डिग्री आउट ऑफ फेज करंट होता है उसकी वजह से कौन सी पावर आती है, रिएक्टिव। और 90 डिग्री आउट ऑफ फेज कैपेसिटर की वजह से भी आता है और इंडक्टर की वजह से भी आता है। इसका मतलब जिस सर्किट में इंडक्टर या फिर कैपेसिटर होगा उस सर्किट में रिएक्टिव पावर जरूर आएगी। अगर मान लीजिए फैन है, फैन में अगर रिएक्टिव पावर नहीं आई तो फ्लक्स नहीं आएगा, काम नहीं करेगा, मेरा जो फैन है वो काम नहीं कर पाएगा। रिएक्टिव पावर क्या पावर होती है, वो पावर जो कभी कंज्यूम नहीं होती, मैंने उसका नाम दिया रिएक्टिव पावर। जैसे आपको एग्जांपल दिया कि भाई मेरा चालान नहीं कटा और जिस बंदे के नाम पे मेरा चालान रुका उस बंदे को पता ही नहीं चला, इसका मतलब उसकी कोई पावर खर्च भी नहीं और मेरा काम बन गया। इट मींस कौन सी पावर ने काम किया, रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव। ठीक है जी, अब जरा देखिए एक्टिव पावर। एक्टिव पावर जरा देखिए, मैं चारा काट रहा था मशीन से, ठीक है, जो चारा काटने वाली मशीन होती है ना, अभी पुराने टाइम होती थी, आजकल तो गांव में होती है, ठीक है, तो जिसे चारा काटते हैं, एक तो मूवीज में आपने देखा होगा लोग करते हैं। अब मैंने उस मशीन को बोला मैं उस पॉलिटिशियन का आदमी और तुम चारा काटना शुरू कर दो, क्या ऐसा होगा कि वो मशीन चारा काटना शुरू कर दे? नहीं करेगी, वो नेचर है, वो नहीं करेगी, वो नहीं जानते पॉलिटिशियन। तो कुल मिला के वहां पे आपको चारा काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ताकत लगानी पड़ेगी, अपनी बाजुओं की ताकत लगानी पड़ेगी, असली ताकत, मैकेनिकल ताकत, वो ताकत लगानी पड़ेगी। ठीक है, वो कौन सी ताकत है, एक्टिव पावर, वो है एक्टिव पावर, आपकी बाजुओं की ताकत जो है, असली ताकत, रियल पावर, ट्रू पावर, उसको बोलते हैं एक्टिव पावर। आपको समझ आया एक्टिव पावर क्या होती है? तो मैंने बताया कि एक्टिव पावर क्या चीज है। एक्टिव पावर वो पावर है जो असली ताकत है, जो नेटवर्क कंज्यूम करता है। जैसे मैंने खाना खाया तो खाने के बाद जो मुझे एनर्जी मिली वो मेरी एक्टिव पावर है, आप समझे? और जो मेरी पहुंच है, जो मैं जानता हूं लोगों को, जिसकी वजह से मेरे साथ एक पावर और जुड़ गई है। लोग कहते हैं कि बहुत पावरफुल आदमी है यार, पावरफुल ना भी हो आदमी, कमजोर सा आदमी है, बुरा सा आदमी है, फिर भी हम उसको बोलते हैं यार ये बहुत पावरफुल आदमी है। इसका मतलब उसकी जो एक्टिव पावर है वो बहुत कम है। आप किसी पॉलिटिशियन को देखिए, ठीक है, आप कोई बड़े पॉलिटिशियन को डालो जिसकी उम्र कोई बहुत ज्यादा उम्र हो गई है, बट फिर भी हम बोलते हैं यार इसके पास बहुत ज्यादा पावर है। इट मींस उसकी बाजुओं की जो ताकत है वो तो बहुत कम है, उसके पास एक्टिव पावर जो है वो बहुत कम है। कौन सी पावर है उसके पास? एक इमेजिनरी पावर है जिसको साथ लेके चलता है और उसको बोलते हैं रिएक्टिव पावर। आप समझे? रिएक्टिव पावर। जो अपेरेंट क्या है, अगर किसी बंदे के पास दोनों पावर है, मान लीजिए इमेजिन करो कि कोई पॉलिटिशियन ले लो, ठीक है, आप अपने कोई भी अपनी कंट्री का कोई भी पॉलिटिशियन उठा लीजिए, ठीक है, तो उसमें आप जरा देखिए उसके पास खुद की बाजुओं की ताकत है, तो वो तो उसकी एक्टिव पावर होगी, और कुछ क्या है जो इमेजिनरी ताकत उसके साथ चलती है, ठीक है, जो इमेजिनरी पावर है, ठीक है, जो दिखती नहीं है हमें, ठीक है, वो कौन सी है, रिएक्टिव पावर है। तो अगर कोई बंदा देखे उसको तो देखेगा तो ये बोलेगा कि बहुत पावरफुल आदमी है। इसका मतलब जो अपेरेंट पावर है वो पावर है जो दोनों को मिला के हम देखते हैं, दोनों को मिला के जो पावर देखी जाती है उसको बोलते हैं अपेरेंट पावर। समझ आया? उसको बोलते हैं अपेरेंट पावर। आई होप आपको क्लियर हो। अपेरेंट पावर क्या होता है? अपेरेंट पावर एक्टिव और रिएक्टिव दोनों को मिला के हम बोलते हैं। एक्टिव और रिएक्टिव दोनों को अगर मिला देंगे तो क्या पावर बनेगी? अपेरेंट पावर। चलिए जरा देखते हैं कैसे, ठीक है, जरा देखिए। मैंने बोला कि एक्टिव जो है वो है मेरा कोई भी जैसे सिंगल फेज का नेटवर्क है, तो सिंगल फेज के नेटवर्क में अभी मैं सिंगल फेज पढ़ा रहा हूं, बाद में 3 फेज पढ़ाएंगे। तो सिंगल फेज के नेटवर्क में, ठीक है जी, ये मेरा मान लीजिए VT है और ये करंट IT, तो ये जो नेटवर्क है कितने एक्टिव लेगा डिपेंडिंग ऑन फेज डिफरेंस, ये एक्टिव पावर लेगा Vm/2 cos ऑफ थीटा V माइनस थीटा I। और अगर थीटा V 0 है तो थीटा I हो जाएगा। जैसे पिछले अभी वाले केस में मैंने आज वाले केस में किया था, थीटा V को 0 ले लिया था और इसको थीटा ले लिया, तो cos ऑफ थीटा हो जाएगा। समझे मेरा पॉइंट? अच्छा, जो रिएक्टिव पावर है वो क्या आएगी? Vm/2 sin ऑफ थीटा V माइनस थीटा, ये हो जाएगी मेरी रिएक्टिव पावर। समझ आया? ये एक्टिव है, रिएक्टिव। अब आप बोलोगे सर ये जो आपकी अभी तो थोड़ी देर पहले sin थीटा आया था सिर्फ, तब तो थीटा भी 0 माना था ना मैंने, समझे? थीटा भी 0 माना था, तो इसलिए आपका sin थीटा आया। आप चेक करके देखो, मैंने थीटा भी नहीं लिया था दूसरे केस में। पिछले केस में जरा देखिए, पिछले केस में थीटा V माइनस थीटा V इसका एंगल लिया था, थीटा इसका एंगल लिया था, तो नेट जो पावर आएगी एक्टिव को आएगी Vm/2 cos ऑफ थीटा V माइनस थीटा I, और जो रिएक्टिव आएगी वही है। ठीक है, अब अपेरेंट पावर क्या आएगी? अपेरेंट पावर बताने से पहले मैंने बताया अपेरेंट पावर इन दोनों का सम है। अपेरेंट पावर इन दोनों का सम है, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं और बता चुका हूं आपको, एक डिफरेंट तरीके से मैं एक चीज और बता चुका हूं, वो जरा देखिए क्या था। मैंने बताया था कि जो थीटा V माइनस थीटा I होता है, जैसे
सप्लाई है और यहाँ पे कोई करंट जा रहा है नेटवर्क के अंदर, ठीक है, तो इसके इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, ये है मेरा IM एंगल थीटा आई, इनके बीच का जो एंगल का डिफरेंस है थीटा v माइनस थीटा आई, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर एंगल, दिस इज पावर फैक्टर एंगल। और अगर मैं इसका कोसाइन ले लूं तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा पावर फैक्टर, ये मैंने पहले बताया, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। तो अब जरा देखिए यहां पे ये क्या चीज है, ये पावर फैक्टर देखा जाए, ये पावर फैक्टर Vm Im by 2 into पावर फैक्टर, तो जो एक्टिव पावर आएगी वो आएगी Vm Im by 2 into पावर फैक्टर, ये मेरी एक्टिव पावर है। आई होप आपको समझ आया, ये मेरी एक्टिव पावर है। तो एक्टिव पावर होती है Vm Im by 2 into पावर फैक्टर। चलिए अभी तक ये हमें पता था पहले से, तो मैंने इसको पावर फैक्टर लिख दिया, लेकिन एक पावर फैक्टर की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो बदलेगी और उसके बाद देखना मैं अपोनेंट को समझाऊंगा। तो देखिए पावर फैक्टर की क्या डेफिनेशन होती है, पावर फैक्टर की क्या डेफिनेशन होती है। पावर फैक्टर क्या होता है बेसिकली, जो मेरी अपेरेंट पावर है, जो टोटल पावर है, उसका कितना फैक्टर एक्टिव है। जो टोटल अपेरेंट पावर है, जैसे मैंने बोला कि भाई कोई पॉलिटिशियन है, फला फला पॉलिटिशियन है, तो उस पॉलिटिशियन के पास बहुत ज्यादा ताकत है, इसका मतलब मैं कौन सी पावर की बात कर रहा हूं, मैं उसकी अपेरेंट पावर की बात कर रहा हूं जो अपीयर होती है, ठीक है। पर अगर मैं ये बोलूं उसका पावर फैक्टर कितना है, पावर फैक्टर होने का क्या मतलब है, उसमें जो अपेरेंट पावर है उसका कितना फैक्टर एक्टिव है, वो उसका पावर फैक्टर है। तो पावर फैक्टर क्या होता है, पावर का फैक्टर, कौन सी पावर का, अपेरेंट पावर का कितना फैक्टर एक्टिव है, उसी को क्या बोलते हैं पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर की डेफिनेशन बनेगी एक्टिव पावर डिवाइड बाय अपेरेंट पावर, एक्टिव पावर डिवाइड बाय अपेरेंट पावर। आप समझा, ये है एक्चुअल डेफिनेशन। पावर फैक्टर इज द फैक्टर ऑफ अपेरेंट पावर व्हिच इज एक्टिव, वो फैक्टर एक्टिव पावर अपेरेंट पावर का जो एक्टिव है उसको बोलते हैं पावर फैक्टर। तो मैं ये कह सकता हूं एक्टिव पावर इज इक्वल टू अपेरेंट पावर इनटू पावर फैक्टर। सो एक्टिव पावर इज इक्वल टू पावर फैक्टर इनटू अपेरेंट पावर, पावर फैक्टर इनटू अपेरेंट पावर, ये मेरा एक्टिव पावर है। तो बताओ जरा एक्टिव पावर है कितनी, एक्टिव पावर है मेरी Vm Im by 2 इनटू पावर फैक्टर, ये मैं जानता हूं एक्टिव पावर मेरी ये हम पहले देख चुके हैं, Vm Im by 2 इनटू अपेरेंट पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर से पावर फैक्टर कट गया, अपेरेंट पावर क्या है, अपेरेंट पावर इज इक्वल टू क्या आया, वो आया Vm Im by 2, अपेरेंट पावर इज Vm Im by 2। मैंने थोड़ा सा ट्रिकी वे से निकाल दिया, ठीक है। चलिए तो मैंने बताया कि अपेरेंट पावर आपके पास क्या होगी किसी भी नेटवर्क में, Vm Im by 2, एक्टिव पावर होगी Vm अपेरेंट पावर इनटू पावर फैक्टर, दिस इज अपेरेंट पावर इनटू पावर फैक्टर cos फाई आगे कह सकते हो, और रिएक्टिव पावर क्या होगी अपेरेंट पावर इनटू sin फाई, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक और चीज देखिए, मुझे एक और बात करनी, पहला कर ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, पावर फैक्टर पावर के अकॉर्डिंग निकालना, ठीक है। हालांकि पावर फैक्टर का तीसरा फॉर्मूला है, मैंने 2-3 तरीके से पहले बता दिया। एक बताया करंट वोल्टेज से, करंट का एंगल निकाल दो, वोल्टेज का एंगल निकाल दो, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल दो, डिफरेंस जो आएगा वो आएगा पावर फैक्टर एंगल, और उसका कोसाइन ले लो तो क्या बन जाएगा वो पावर फैक्टर, ठीक है। एक तरीका दिया। दूसरा तरीका मैंने बताया था इंपीडेंस का जो एंगल होता है वही पावर फैक्टर एंगल होता है, ठीक है जी, इस तरह से है। और तीसरा मैंने बताया पावर फैक्टर एक्टिव डिवाइड बाय अपेरेंट, ये आएगा पावर फैक्टर निकालने का तरीका। अब पावर फैक्टर लैगिंग भी होता है, लीडिंग भी होता है। लैगिंग लीडिंग कब होता है, जब आपकी रिएक्टिव पावर लैगिंग आए तो लैगिंग पावर फैक्टर, और अगर रिएक्टिव पावर लीडिंग ले रहा होगा नेटवर्क तो लीडिंग पावर फैक्टर। वो अभी मैं बताऊंगा कैसे लेता है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कोई नेटवर्क है लैगिंग रिएक्टिव पावर लेता है, कैसे लीडिंग लेता है, वो सब बताऊंगा, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे 2 फॉर्मूले आते हैं, 2 या 3 फॉर्मूले आते हैं, ठीक है। मैं अभी इनको नोट कर देता हूँ और जरा देखिए 3 फॉर्मूले कौन से हैं, ठीक है। एक्टिव पावर का आ गया, रिएक्टिव पावर का आ गया, और अपेरेंट पावर का है Vm Im by 2। मैं इसको लिख सकता हूं Vm by root 2 into Im by root 2, Vm by root 2 into Im by root 2, सही बात है। तो इसको लिख सकता हूं Vrms into Irms, it is the active power, sorry apparent power। एक्टिव पावर क्या बनेगी Vm by root 2 Im by root 2, इसको लिख सकता हूं Vrms
इंटू आई आर एम एस इंटू कोस फाइव, वे फाइव थीटा बी माइनस थीटा, ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्टिव पावर है उसको मैं लिखूंगा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू साइन फाइव, ये मेरी रिएक्टिव पावर आर एम एस की टर्म है। और मैंने आपको याद होगा, हमेशा याद रखिए जो भी पावर होती है, कोई कुछ लोग बोलते हैं डीसी पावर, डीसी पावर कुछ नहीं होती सिंपल, ठीक है। सबकी सब पावर आरएमएस वैल्यू से निकलती है, हर एक पावर आरएमएस वैल्यू से निकलेगी, हर एक चीज आरएमएस वैल्यू से निकलेगी। इवन आप पावर टेक्नोलॉजी में पढ़ोगे, आप वहां पे कई लोग डीसी पावर करके पढ़ते हैं, उसकी जरूरत है ही नहीं, सब आरएमएस से, सब चीज आपकी आरएमएस से बनती है, ठीक है जी। हर एक पावर आपकी आरएमएस से बनती है, आरएमएस वैल्यूज यूज करें पावर में, हमेशा आरएमएस, आई आरएमएस का स्क्वायर इनटू आर, आई आरएमएस वी आरएमएस का स्क्वायर अपॉन आर, हर जगह आरएमएस वैल्यू यूज करते हैं। अगर मैक्स वैल्यू यूज कर रहे हो तो डिवाइड बाय 2 करना ना भूलो, ठीक है। अगर मैक्स वैल्यू यूज कर रहे हो तो डिवाइड बाय 2 करना ना भूलो, अदरवाइज आरएमएस का यूज करो। दिस इज अपैरेंट, दिस इज एक्टिव, दिस इज रिएक्टिव। एक बात और बताइए, अगर मैं एक्टिव और रिएक्टिव इनका स्क्वायर कर दूं और ऐड कर दूं और रूट ले लूं तो वापस यही आएंगे। चेक करके देखो, अगर मैं बोलूं एक्टिव का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव का स्क्वायर और रूट ले लूं तो मेरी ये नहीं आ रही है, अपैरेंट आ रही है। चेक करके देखिए, इसका मतलब एक और चीज पता चलेगी क्या, ये एक पाइथागोरस, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें पाइथागोरस, ऐसे नहीं होता बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का रूट ले लेते हो तो हाइपोटेन्यूज बन जाता है, और अगर रूट हटा दो तो बेसिकली क्या बन जाएगा, अपैरेंट का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये तो पाइथागोरस थोड़ा टाइप उस तरह का हो गया। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये एक ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करती है, इससे एक ट्रायंगल बन जाएगा। एक्टिव मैं इधर दिखा देता हूं, रिएक्टिव मैं इधर दिखा देता हूं, और ये मेरा अपैरेंट बन गया। दिस इज एक्टिव, दिस इज रिएक्टिव, दिस इज अपैरेंट। क्या इसको बोलते हैं पावर ट्रायंगल, समझ आया? ये मेरा पावर ट्रायंगल बन गया काइंड ऑफ, क्योंकि इसमें ये रिलेशन होल्ड करता है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लाइक रिलेशन आ, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। एक्टिव का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव का स्क्वायर इक्वल टू अपैरेंट का स्क्वायर, बहुत। एक और चीज देखिए, अब यहां पे मुझे एक और चीज बतानी है आपको, ठीक है। मैं रब कर रहा हूं, देखिएगा मैं रब कर रहा हूं, हाँ जी। अब इसकी जो यूनिट होती है वो होती है VA, वोल्ट एम्पीयर, या फिर अगर ज्यादा आ जाए तो KVA या फिर MVA। ये अपैरेंट पावर की यूनिट होती है, ठीक है। अभी अपैरेंट पावर को किसमें बोला जाता है, VA, KVA या फिर MVA। जो आपकी एक्टिव पावर है उसको बोलेंगे वॉट, किलोवाट या मेगावाट, इस तरह से बोला जाता है, किलोवाट या मेगावाट। अगर ज्यादा रेटिंग है तो किलोवाट में बोलते हैं, और बहुत ज्यादा है तो मेगावाट आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। पावर सिस्टम में हम ये यूज करेंगे, खासकर इलेक्ट्रिकल वाले लोग ये यूज करेंगे। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी वोल्ट तक की आपकी रहोगे, ठीक है। रिएक्टिव पावर की क्या है, रिएक्टिव पावर होता है VAR, R फॉर रिएक्टिव, वोल्ट एम्पीयर रिएक्टिव, या फिर KVAR या फिर MVAR, R फॉर रिएक्टिव, ठीक है भाई। KVAR, MVAR या फिर VAR, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया कि रिएक्टिव पावर क्या होती है, एक्टिव पावर क्या होती है, अपैरेंट पावर क्या होती है और किसमें यूनिट होती है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको पावर का कंसेप्ट थोड़ा समझ आया कि एक्टिव पावर का क्या मतलब होता है, लिटरल मतलब इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है, रिएक्टिव पावर का फिजिकल मीनिंग क्या होता है, और एक्टिव अपैरेंट पावर का फिजिकल मीनिंग क्या होता है, अगर ये आपको समझ आया तो जो भी मैकेनिकल पावर होती है वो सारी कौन सी पावर होती है, वो एक्टिव होती है कि रिएक्टिव होती है कि अपैरेंट होती है। मैकेनिकल पावर हमेशा असली ताकत होती है। मैकेनिकल पावर वो पावर होती है जो जिसमें ऑलवेज जिसमें रियल पावर है, उसमें कोई रिएक्टिव है, उसमें कोई फेक चीज नहीं है, उसमें कोई फेक आइडिया नहीं है, समझे। तो इसका मतलब है जितनी भी मैकेनिकल पावर होती है वो सारी की सारी एक्टिव में होती है। तो जो भी मोटर होती है, मेरे ध्यान से ध्यान सुनिए, जितनी भी मोटर होती है उनकी जो आउटपुट जो देती है शाफ्ट पे जो आउटपुट आती है मोटर की, वो ऑलवेज मैकेनिकल पावर आउटपुट आती है। इसका मतलब मोटर की जो रेटिंग हम लेंगे किसमें लेंगे, किलोवाट, वोल्ट, मेगावाट की, जिसमें जो शाफ्ट पावर होती है, जो आउटपुट पावर होती है, तो वो वोल्टेज में होती है, आप समझे। वो मैकेनिकल पावर की फॉर्म में होती है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ उनकी जो रेटिंग में दूंगा वो किसमें दूंगा, वोल्ट या किलोवाट या मेगावाट, इस तरह से मैं उसकी रेटिंग दूंगा जितने भी मोटर, ठीक है। बिकॉज वो मैकेनिकल आउटपुट देती है, और मैकेनिकल आउटपुट एक्टिव पावर होती है, ठीक है। हॉर्स पावर में भी लोग बोलते हैं इतने हॉर्स पावर की मोटर, हॉर्स पावर भी एक तरह से वोल्टेज रेटिंग का ही दूसरा फॉर्म, ठीक है। चलिए, जितने भी अप्लायंसेस जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट देते हैं, हालांकि इसके
इसके और भी कई सारे रीजन होते हैं, जैसे आपका ट्रांसफार्मर, आपका इन्वर्टर से इलेक्ट्रिकल आउटपुट निकालते हो, ट्रांसफार्मर से इलेक्ट्रिकल आउटपुट निकालते हो, तो इनकी जो रेटिंग होगी वो किस में आएगी? इलेक्ट्रिकल पावर जब भी आती है तो इलेक्ट्रिकल में दो पावर आती है साथ साथ, एक एक्टिव पावर भी देता है वो और एक रिएक्टिव पावर भी देता है। जैसे आपने देखा ट्रांसफार्मर से एक्टिव और रिएक्टिव दोनों आएंगे, क्यों? क्योंकि इस फैन को ट्रांसफार्मर से तो सप्लाई मिल रही है, इस फैन को ट्रांसफार्मर से तो सप्लाई मिल रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको चलाने के लिए एक एक्टिव पावर चाहिए और एक रिएक्टिव पावर चाहिए, तो ट्रांसफार्मर दोनों पावर देगा। तो इसका मतलब ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होगी हम लोग किसमें बोलेंगे? केवीए में, एमवीए में, आप समझे? क्योंकि उसमें अपैरेंट पावर देगा। हालांकि आप जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ोगे आप ट्रांसफार्मर, उसका एक और रीजन भी होता है केवीए एमवीए में क्यों बोलते हैं, ठीक है? वोल्टेज और करंट के वो होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप थोड़ा सा देसी भाषा में समझो, ठीक है? इन्वर्टर में क्या होता है बताओ? इन्वर्टर में भी वो क्या करता है? इन्वर्टर भी तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई आउटपुट देता है, इन्वर्टर से फैन नहीं चलते। तो बेसिकली इन्वर्टर की जो रेटिंग होगी वो किसमें होगी? 800 VA, 1000 VA, 1200 VA का इन्वर्टर आ गया, 1800 VA का इन्वर्टर आ गया, तो VA या फिर KVA एमवीए में बोलेंगे उसको। इसका मतलब जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे जो इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट देते हैं उनकी रेटिंग हम VA में बोलेंगे, ठीक है जी? उनकी रेटिंग VA में बोलेंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट जरा देखिएगा, और भी है डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर एक ऐसा जनरेटर है जिसकी रेटिंग जो है हम किसमें देते हैं? वोल्ट या किलोवाट। हालांकि वो इलेक्ट्रिकल आउटपुट देता है, बट क्योंकि दोनों डीसी आ जाते हैं ना, करंट भी वो डीसी देता है, वोल्टेज भी डीसी देता है, तो डीसी डीसी मिलके ऑलवेज क्या बनेगी? एक्टिव पावर। कभी भी रिएक्टिव नहीं बनाएंगे, क्योंकि रिएक्टिव तो एसी में होता है ना। रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर, अपैरेंट पावर, ये तीन पावर एसी के लिए डिफाइन होती है, डीसी के लिए नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो मेरा जो जनरेटर है, सॉरी मेरा जो डीसी जनरेटर है उसके अंदर क्या होगा? वोल्टेज भी डीसी होगा, करंट भी डीसी होगा, तो उसकी जो रेटिंग आएगी वो हम केवीए में नहीं देंगे क्योंकि वो डीसी सप्लाई आउटपुट कर रहा है, तो इसलिए उसकी रेटिंग किसमें होगी? वॉट या किलोवाट में होगी। आप समझे मेरा पॉइंट? मैं थोड़ा सा दूसरे सेंस में समझा रहा हूं। इन्हीं चीजों को जब आप मशीन में पढ़ोगे आपको डिफरेंट तरीके से पता चलेगी, इनके डिफरेंट रीजंस पता चलेंगे, इनको ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है? मैंने आपको वैसे समझा दिया। चलिए, तो मैंने आपको बताया तीन पावर, अपैरेंट पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर। अपैरेंट पावर किसकी वजह से होती है? अपैरेंट पावर सॉरी एक्टिव पावर क्या होती है? जो असली ताकत होती है। रिएक्टिव पावर क्या होती है? जो दिखावटी ताकत, जो कभी कंज्यूम नहीं होती है, ठीक है? लेकिन वो चाहिए आपको, जिसमें भी फ्लक्स वगैरह आ रहा है उनमें रिएक्टिव पावर चाहिए, चाहे वो कैपेसिटर वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो, चाहे वो इंडक्टर वाला मैग्नेटिक फ्लक्स हो। अगर फ्लक्स आ रहा है इट मींस उसमें रिएक्टिव पावर जरूर आएगी। अभी मैं आपको चेक करा रहा हूं, ठीक है? और एक है अपैरेंट पावर। एक कौन सी पावर है? अपैरेंट पावर, ठीक है? अपैरेंट पावर इन दोनों का सम होता है, ठीक है जी? चलिए, बहुत बढ़िया। तो तीन तरह की पावर मैंने बताई और तीनों के फॉर्मूले भी बताए कि कैसे कैसे होते हैं। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ता हूं, एक बार जरा देखिए, एक और चीज जरा देखिए, मैं एक और चीज बताता हूं, थोड़ा सा इजी वे में समझा रहा हूं मैं, देखिएगा। मान लीजिए मेरे पास एक इस तरह का नेटवर्क है RL और मेरे सामने है, आपने देखा है कई बार, जैसे ये इंडक्टर, ये इंडक्टर, ठीक है? ये इंडक्टर किस टाइप का है? RL टाइप का, ठीक है? अब तो चलिए मैं थोड़ा सा कैमरे को थोड़ा जूम आउट कर देता हूं सो दैट मैं एक एक्सपेरिमेंट आपको दिखा सकूं, ठीक है जी? तो चलिए कैमरे को मैं थोड़ा सा हटा देता हूं, ठीक है? हाँ जी, तो जरा देखिए, आप अज्यूम कीजिए मेरे पास इस तरह का लोड है, RL लोड, ठीक है? ये मेरा रजिस्टर है और ये मेरा इंडक्टर, ये मेरा लोड है, ये रहा। और इसके आगे क्योंकि मैंने ये सप्लाई में मैंने रेक्टिफायर लगा रखा है तो मैं रेक्टिफायर को हटा देता हूँ, ठीक है? मैं सिंपल इसके अंदर एसी सप्लाई दूंगा, डायरेक्ट एसी सप्लाई दूंगा, ठीक है? सीधा। तो मैंने इसलिए ये अपना ये मैंने हटा दिया, रेक्टिफायर मैंने हटा दिया। तो ये मेरा RL लोड है और अज्यूम कीजिए कि मैंने यहाँ पे एसी सप्लाई दी, दिस इज Vm sin ओमेगा t, मान लीजिए सप्लाई एंगल 0 वोल्टेज का। तो आप जानते हो करंट जो आएगा उसकी कोई पीक वैल्यू होगी Im sin ऑफ ओमेगा t माइनस थीटा या थीटा माइनस थीटा लेंगे कुछ भी, ठीक है? करंट थोड़ा लैग करेगा। तो अगर मैं इसको फेजर फॉर्म में दिखाऊं तो मैं बोलूंगा वोल्टेज मेरा 0 डिग्री पे है और करंट मेरा क्या है? उस थीटा लैग कर रहा है, थीटा या फाई लैग कर रहा है, ऐसे समझिए, फाई लैग कर रहा है। और ये मेरी दो एक्सिस है, ठीक है भाई? एक इधर वाली एक्सिस है 0 डिग्री वाली और एक 90 डिग्री वाली और ये माइनस है, ठीक है जी? इस तरह से ये मेरा करंट है, दो करंट है और मैं इनकी आरएमएस वैल्यू लेता हूं। इसको जो फेजर में मैं आरएमएस वैल्यू दिखा रहा हूं, बस इधर आरएमएस दिखा दिया और इधर आरएमएस दिखा, ठीक है जी? आरएमएस वैल्यू का यूज करता हूं।
ठीक है। फेजर को दिखाने के लिए मैं आरएमएस वैल्यू का यूज करता हूं, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ, अब जरा देखिए, अगर मैं ये बोलूं कि इसका कितना कंपोनेंट वोल्टेज के फेज में आएगा, ये वाला कितना आएगा, आई आरएमएस कोस फाई, आई आरएमएस कोस फाई। और अगर जो करंट का ये जो कंपोनेंट है जो वोल्टेज के फेज में है, ये आई आरएमएस कोस फाई है, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई वी आरएमएस से कर दूं, आई आरएमएस इंटू वी आरएमएस इंटू कॉस फाई, तो जरा देखिए मैंने जो करंट का वो कंपोनेंट जो वोल्टेज के फेज में है उसकी मल्टीप्लाई कर दी वी आरएमएस के साथ, तो बताओ कौन सी पावर बनी, ये पावर बनी एक्टिव पावर, ये बनी एक्टिव पावर। इसका मतलब एक बात मुझे पता चला कि जो एक्टिव पावर आती है वो कौन से करंट की वजह से आती है, करंट का वो कंपोनेंट जो वोल्टेज के फेज में है, करंट का वो कंपोनेंट जो वोल्टेज के फेज में है, उस कंपोनेंट की वजह से जो पावर आती है उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव पावर। ऑलवेज याद रखिए। अच्छा, जो ये कंपोनेंट है ये कितना आएगा, बता दो, करंट का ये वाला कंपोनेंट ये कितना आएगा, ये आएगा आई आरएमएस साइन, आई आरएमएस साइन, ठीक है, ये आ गया आई आरएमएस साइन। अब आई आरएमएस साइन फाई को अगर करंट का वो कंपोनेंट जो वोल्टेज के 90 डिग्री पे है, अगर मैं उसको वोल्टेज के आरएमएस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं तो उससे जो पावर आएगी वो कौन सी आएगी, आई आरएमएस साइन फाई। ये कौन सी आएगी, ये आएगी रिएक्टिव पावर, ये आएगी मेरी रिएक्टिव पावर। आपको समझ आया? तो मैंने बोला एक एक्टिव पावर है और एक रिएक्टिव पावर है। रिएक्टिव पावर कौन सी है, रिएक्टिव पावर इज ड्यू टू कंपोनेंट ऑफ करंट which is 90 degree out of the phase from the voltage. वोल्टेज से 90 डिग्री आउट ऑफ फेज जो कंपोनेंट है करंट का, उसकी वजह से जो पावर आएगी उसको बोलते हैं रिएक्टिव पावर। ये रिएक्टिव पावर है। और करंट का वो कंपोनेंट जो वोल्टेज के सेम फेज में है, उसकी वजह से कौन सी पावर आती है, एक्टिव पावर। अब मुझे ये बताओ कि वोल्टेज के सेम फेज में करंट कब आता है, जब नेटवर्क के अंदर रजिस्टर लगा हो, तब करंट जो आता है वो वोल्टेज के सेम फेज में आता है, रेजिस्टिव नेटवर्क में आप ये कह सकते हो। इसका मैं एक बात पक्का बता दूं, क्या कि अगर नेटवर्क में रजिस्टर है देन ओनली नेटवर्क के अंदर रिएक्टिव एक्टिव पावर आएगी, अदरवाइज एक्टिव पावर नहीं आएगी। अगर नेटवर्क के अंदर रजिस्टर लगा हुआ है तो उससे जो करंट आएगा, एक करंट का वो कंपोनेंट जरूर आएगा जो वोल्टेज के फेज में है, और उसकी वजह से क्या आएगी, आपके पास एक्टिव पावर आएगी। अगर किसी नेटवर्क में रजिस्टर नहीं लगा, इसका मतलब उस नेटवर्क में एक्टिव पावर नहीं आएगी, क्योंकि उस सर्किट में आपका करंट का ये कंपोनेंट कभी आएगा नहीं जो वोल्टेज के फेज में, उसमें वो कंपोनेंट आएगा नहीं। ये कंपोनेंट केवल तब आता है जब नेटवर्क के अंदर क्या लगाओ, रजिस्टर। ऑलवेज याद रखिए, तभी ये कंपोनेंट आता है, अदरवाइज ये कंपोनेंट नहीं आएगा। तो मैंने आपको बताया कि करंट के कौन से कंपोनेंट की वजह से एक्टिव पावर आती है, कौन से कंपोनेंट की वजह से रिएक्टिव आती है। अब एक और चीज सुनिए, क्योंकि करंट मेरा लैग कर रहा है, इसलिए ये जो रिएक्टिव पावर आई है इसको क्या बोलेंगे, लैगिंग रिएक्टिव पावर, लैगिंग रिएक्टिव पावर। बट अगर यही करंट लीड कर रहा होगा तो उससे भी एक एक्टिव आती है और एक रिएक्टिव आती है, उसको क्या बोलते हैं, लीडिंग रिएक्टिव पावर, उसको हम बोलते हैं लीडिंग रिएक्टिव पावर। समझ रहे हो? तो एक पावर होती है लैगिंग, जब करंट अगर लैग कर रहा है तो लैगिंग रिएक्टिव पावर आएगी, अगर लीड कर रहा है तो लीडिंग रिएक्टिव पावर। ठीक है, तो इसका मतलब इस नेटवर्क में एक्टिव पावर भी आएगी और रिएक्टिव पावर भी आएगी। अब क्वेश्चन ये है कि अपैरेंट पावर फिर कितनी आएगी, अपैरेंट पावर आएगी एक्टिव का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव का स्क्वायर और इसका रूट, ये है, ये मेरी अपैरेंट पावर आएगी। और अपैरेंट पावर किसमें होती है, VA, अपैरेंट पावर VA में होती है। ठीक है भाई, एक्टिव वोल्ट में होती है, रिएक्टिव VR या kVAR में होती है। ठीक है, तो चलिए अब जरा देखते हैं, ये मेरा जो सर्किट है, जो इंडक्टिव लोड है इसमें, अब मैं ये देखना चाहता हूं क्योंकि आप जानते हो ये RL लोड है, तो अगर मैं इसको सप्लाई दूं, ये वाली सप्लाई दूं, तो इसके अंदर एक एक्टिव पावर आएगी और एक रिएक्टिव पावर आएगी, दोनों मैं मेजर कर सकता हूं। मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर मैं जूम करूंगा और आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे वोल्ट लिखा हुआ है सबसे ऊपर, नीचे VA लिखा हुआ है और उससे नीचे पावर फैक्टर लिखा हुआ है। तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ सो दैट आपको समझ आ जाए, और फिर मैं ये पावर मेजर करूंगा कि कितनी पावर ये चेक कर रहा है, और फिर ये अप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये मतलब सही लग रहा है, इसकी रीडिंग में सही बैठ रहा है। तो चलिए जरा चेक करते हैं। तो पहले मैं जूम कर देता हूँ और आपको मीटर को दिखा देता हूँ, थोड़ा सा देखिएगा।
तो फिलहाल आप एक मीटर देख रहे हो जिसपे ये जो रीडिंग है ये है वॉट, सबसे ऊपर बीच में V लिखा हुआ है और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है cos फाई पावर फैक्टर, और इधर है आपका ये चेंज करने के लिए रीडिंग, और ये इधर वोल्टेज है और इधर करंट है, इधर वोल्टेज रीड करेगा, इधर करंट रीड करेगा, इधर पावर, इधर VA का मतलब एपरेंट पावर, और इधर cos फाई का मतलब पावर फैक्टर। ठीक है, तो ये मीटर मैंने आपको दिखाया कि किस तरह का इसकी वैल्यूज ये चेक कराएगा। ठीक है, चलिए वापस जूम आउट कर देते हैं। हाँ जी, तो जरा देखिए अब वापस आ जाए। तो अब मैं क्या करूंगा इस सर्किट पे, जरा देखिएगा ये आर लोड है, ये मेरा आर लोड है और ये मेरा सी लोड है, ये मेरा सी लोड है। अब जरा देखते हैं दोनों के एक्टिव रिएक्टिव निकालते हैं। सबसे पहले तीनों का केस पहले थियोरेटिकली स्टडी करते हैं और फिर इनमें एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपैरेंट पावर तीनों निकालते हैं। जरा देखिएगा कैसे निकालते हैं, एक्टिव रिएक्टिव अपैरेंट कैसे निकालते हैं, वो तीनों निकाल के देखते हैं। देखिएगा देखिए, सबसे पहला केस लेते हैं रजिस्टर और साथ साथ हम चेक करेंगे। सबसे पहला केस लेते हैं रजिस्टर का। ये मेरा रजिस्टिव लोड है, आर लोड, ठीक है जी। अच्छा, और यहां पे मैंने एसी सोर्स लगा दिया और वो मान लीजिए मेरा है Vm sin ओमेगा t। तो जो करंट आएगा ये मेरा Vt है, ये मेरी वोल्टेज है Vt। जो करंट आएगा It वो आएगा Vm sin ओमेगा t डिवाइड बाय R। ये मेरा करंट आएगा और आप देख सकते हो वोल्टेज और करंट का जो फेज है वो सेम। इसका मतलब इनके बीच का जो फेज डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 0। फेज डिफरेंस 0 है, फाई की वैल्यू 0 है, थीटा v माइनस थीटा ई 0। तो cos फाई क्या बनेगा बता मेरा, cos फाई क्या बनेगा, यूनिटी। cos फाई, फाई पहले 0 रख दो, यूनिटी बनेगा माने 1 बनेगा। अच्छा एक बात बताओ, cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है बताओ। cos फाई होता है एक्टिव डिवाइड बाय अपैरेंट, यही होता है। और अपैरेंट की वैल्यू क्या होती है, क्या हो सकती है, अपैरेंट वैल्यू होती है रूट ऑफ एक्टिव का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव का स्क्वायर, यही होता है। अब बताओ cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू यूनिटी हो सकती है कब, जब रिएक्टिव पावर 0 होगी। रिएक्टिव पावर अगर 0 होगी तो एक्टिव और अपैरेंट दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि अपैरेंट पावर जो आएगी ये वाली, ये जो अपैरेंट आएगी वो एक्टिव के बराबर आएगी अगर रिएक्टिव 0 हो गया। इसका मतलब पावर क्या हो जाएगा, यूनिटी। अदरवाइज एक्टिव ऑलवेज अपैरेंट से क्या होती है, लेस। ऊपर वाली पावर ऑलवेज नीचे वाली पावर से लेस आएगी, तो पावर फैक्टर जो होगा ऑलवेज याद रखिए वो लेस देन इक्वल टू 1 बनेगा, हमेशा पावर फैक्टर लेस देन इक्वल टू 1 बनेगा। करेक्ट है जी। रजिस्टर के केस में देखो, रजिस्टर लोड के केस में, रजिस्टर लोड के केस में जो पावर फैक्टर होगा वो यूनिटी आएगा, क्यों, क्योंकि वोल्टेज और करंट सेम फेज में। तो जो एक्टिव पावर आएगी वो कितनी आएगी, एक्टिव पावर, एक्टिव पावर जरा देखते हैं। एक्टिव पावर होती है, एक्टिव पावर क्या आएगी, Vrms which is Vm by root 2 into IRMS which is Vm by R root 2, ये IRMS हो गया, into cos phi, cos phi is unity। तो क्या बन गया, ये बन गया Vm स्क्वायर डिवाइड बाई 2R, Vm स्क्वायर बाई 2R। या फिर मैं इसको लिख सकता हूं Vm by root 2 का स्क्वायर बाई R, एक ही बात है। और ये क्या बन गया, ये बन गया Vrms का स्क्वायर बाई R, ठीक है जी। तो Vrms का स्क्वायर बाई R, दिस इज द पावर। इसके अक्रॉस वोल्टेज RMS वैल्यू ले लो, Vrms का स्क्वायर अपॉन R कर दो, ये तो एक्टिव पावर है और हम अभी तक यही तो करते हुए आए। इसका मतलब रजिस्टर में एक्टिव पावर आती है। क्या रजिस्टर रिएक्टिव पावर भी लेता है, चेक करें जरा देखिए, रिएक्टिव पावर लेता है कि नहीं लेता। अगर cos फाई मेरा 0 है तो sin फाई क्या हो जाएगा, sin फाई 0 हो जाएगा। तो जो रिएक्टिव पावर आएगी Vrms into IRMS into sin फाई, अब फाई sin फाई तो 0 है, तो इसका मतलब रिएक्टिव पावर क्या आएगी, 0। रजिस्टर कोई रिएक्टिव पावर नहीं लेगा, रजिस्टर केवल और केवल कौन सी पावर लेगा, एक्टिव पावर। रजिस्टर में हमेशा असली ताकत जाती है, रजिस्टर ऑलवेज एक्टिव पावर लेता है। और एक और चीज मैं बता दूं दूसरे तरीके से, रजिस्टर में जो करंट आता है वो वोल्टेज के फेज में आता है, वोल्टेज के फेज में आता है। और कोई भी करंट इसके 90 डिग्री आउट ऑफ फेज नहीं होता। अगर प्योर रेजिस्टिव लोड है तो करंट जो है 90 डिग्री आउट ऑफ फेज नहीं आता। इसकी वजह से क्या होगा बता दो, इसकी वजह से क्या होगा बता दो, ऑलवेज कौन सी पावर आएगी, एक्टिव पावर, क्योंकि वोल्टेज के जो फेज में जो कंपोनेंट होता है वो कौन सी पावर लेके आता है, एक्टिव पावर। तो इससे केवल और केवल एक्टिव पावर आएगी, रिएक्टिव
पार्ट इसमें नहीं आएगी रजिस्टर के केस में। तो इसका मतलब पावर फैक्टर कितना रीड करना चाहिए मीटर आपका? यूनिटी। पावर फैक्टर आपका मीटर यूनिटी रीड करना चाहिए। चलिए अब जरा अप्लाई करते हैं, ठीक है, जरा देखिए। तो आप जरा अप्लाई करते देखिएगा। तो मेरे पास ये मीटर है और यहाँ पे मैं लोड लगा सकता हूँ, ये मेरे पास सप्लाई है, ठीक है। तो सप्लाई में इधर ले आता हूँ और सप्लाई कनेक्ट करता हूँ, ठीक है जी। जरा देखिएगा, हाँ जी। तो कुछ इस तरह से मैं इसको एक बार हटा देता हूँ आरएल लोड को, ठीक है। आरएल लोड को देखेंगे, प्योर इंडक्टिव लोड मेरे पास नहीं है, प्योर कैपेसिटिव भी नहीं है, सही बताऊँ तो, ठीक है। बट मेरे पास रेजिस्टिव है, हालांकि अभी प्योर रेजिस्टिव तो नहीं है अभी प्योरली, बट तकरीबन काफी हाई इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू है। तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और पहले मैंने कोई कनेक्शन नहीं किया, ठीक है, पहले तो कोई पावर आएगी नहीं, ठीक है। आप देख रहे हो मेरे ख्याल से रीडिंग आ गई होगी, वोल्टेज जीरो, करंट जीरो। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ सो दैट आप देख सकें, ठीक है जी। हाँ जी, आई होप आप देख पा रहे हो, ठीक है। जरा देखिए, ये जीरो रीडिंग है, 0 0, और ये 216.4 वोल्ट है। आरएमएस वैल्यू ध्यान रखना, वोल्टेज और करंट की आरएमएस वैल्यू नहीं है। तो 215.7 वोल्ट ये आरएमएस वैल्यू है। अब जरा देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक रेजिस्टिव लोड कनेक्ट कर रहा हूं। मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टिव लोड कनेक्ट कर दिया, ठीक है जी। आई होप आपको विजिबल होगा, ये रीडिंग विजिबल होगी। तो आप जरा देख सकते हो पावर जो है वो मेरी 56.3 है और जो वोल्टेज है वो 215.7 है और करंट जो है वो 0.26 एम्पियर है। करंट जो है वो है 0.26 एम्पियर। अब जरा देखिए मैं इससे रीडिंग चेंज कर रहा हूँ। डब्ल्यू पे ये लगा रखा है, डब्ल्यू पे आ रखा है डॉट, इसका नहीं वॉट रीड कर रहा है। मैं आपको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, मीटर को जूम करके दिखाता हूँ आपको। हाँ जी, तो जरा देखिए, अब शायद दोनों चीज विजिबल होंगी आपको, ठीक है, शायद दोनों चीज विजिबल होंगी। हाँ जी, मीटर और बार। अब जरा देखिए, यहाँ पे वोल्टेज रीडिंग दिखा रहा है। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं, वीए, डब्ल्यू में रीडिंग और वीए में रीडिंग तकरीबन सेम है। जरा ध्यान से देखिएगा, एक बार फिर से दिखाता हूं आपको। डब्ल्यू में रीडिंग, डब्ल्यू में कितनी रीडिंग है बताओ, वोल्ट में कितनी रीडिंग है? 56.2 वोल्ट ये कंज्यूम कर रहा है, ठीक है जी। वोल्ट, इतने वोल्ट कंज्यूम कर रहा है, एक्टिव पावर कंज्यूम कर रहा है। अब जरा देखिए, अगर मैं वीए में देखूं तो वीए में 56.5 है, बट देखिए जरा वोल्ट में है 56.3 और वीए में जो है 56.5 है, तकरीबन सेम है। आप कह सकते हो कि मेरी एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दोनों क्या है? सेम। अब ये वीए में रीडिंग है, पहले वोल्ट में थी, पहले ऊपर वाले पे था, मैंने इसे यहाँ से इसको चेंज कर दिया रीडिंग, तो वीए रीडिंग आ गई, अपैरेंट पावर की रीड कर रही है। और एक्टिव भी इतनी थी तकरीबन थोड़ा बड़ा फर्क था, क्योंकि थोड़ा बहुत तो इसके अंदर इंडक्टेंस होगा, थोड़ा बड़ा इंडक्टेंस तो होगा इसके अंदर, तो इसकी वजह से क्या होगा थोड़ा बहुत इसके अंदर, बताओ। क्योंकि इसके अंदर थोड़ा बहुत इंडक्टेंस है, इसकी वजह से क्या होगा थोड़ा बहुत तो अपैरेंट थोड़ी ज्यादा आएगी, ठीक है। हाँ जी, अब पावर फैक्टर देखिए, सबसे ऊपर वाला पावर फैक्टर कितना है? 0.995। इसका मतलब तकरीबन यूनिटी पावर फैक्टर, तकरीबन यूनिटी पावर फैक्टर। अब समझ रहे मेरा पॉइंट? तो चलिए मैं एक बार जरा वापस बोर्ड पे आता हूं, ठीक है, जूम आउट करता हूं, वापस बोर्ड पे आता हूं। हाँ जी दोस्तों, तो चलिए, तो जरा देखिए, तो मैंने आपको बताया रजिस्टर के केस में केवल और केवल कौन सी पावर आएगी? एक्टिव पावर। ये बहुत गर्म हो गया, ठीक है, बिकॉज एक्टिव पावर असली ताकत है, उसी से जब गर्मी निकलेगी, रिएक्टिव पावर से कोई गर्मी नहीं निकलती। ये जो है ये कभी कोई पावर, एक्टिव पावर ये कंज्यूम करते ही नहीं, तो इसकी वजह से एक्टिव पावर, गर्मी तो असली ताकत है ना, गर्मी जो हीट पैदा कर रहा है वो तो असली ताकत है, वो फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्टिंग पावर है। ये कभी भी कोई गर्मी नहीं निकालते, ये गर्म नहीं होते। क्यों गर्म नहीं होते? बिकॉज ये कोई एक्टिव पावर लेते ही नहीं, कैपेसिटर वगैरह, इंडक्टर वगैरह, आइडियल इंडक्टर, कभी कोई एक्टिव पावर लेते ही नहीं, ठीक है। क्यों नहीं लेते अभी बताता हूं आपको, अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैंने बताया कि रजिस्टर के केस में, अब जरा देखिए, अब एक बात और जरा देखिए, पहले रजिस्टर वाला एनालिसिस कर लेते हैं।
जो अभी अभी आपने रीडिंग देखी, आई होप आपने नोट भी की होंगी रीडिंग, अगर नहीं नोट किया तो वापस आइए, आप एक बार रीडिंग को दोबारा से देख लीजिएगा। जरा देखिए रजिस्टर के केस में हमने देखा एक्टिव पावर जो वोट में थी और जो अपैरेंट पावर थी, अपैरेंट जो वीए में थी, वो दोनों बराबर थे। एक्टिव इज इक्वल टू अपैरेंट थी। कब होता है बताओ एक्टिव और अपैरेंट बराबर आ जाए? जब रिएक्टिव क्या हो जाए? जीरो। जब रिएक्टिव आपकी जीरो हो जाएगी तब चेक करके देखो अपैरेंट क्या होती है? अपैरेंट इज इक्वल टू क्या होगा बताओ जरा? रूट ऑफ एक्टिव का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव का स्क्वायर, और रिएक्टिव तो जीरो है तो इसका मतलब क्या आ गया? अपैरेंट इक्वल टू एक्टिव। समझ आया? इसका मतलब रेजिस्टिव लोड के अंदर एक्टिव और अपैरेंट पावर क्या होती है? दोनों बराबर होती है। और पावर फैक्टर क्या बनेगा बताओ जरा? पावर फैक्टर क्या आएगा? पावर फैक्टर होता है एक्टिव डिवाइड बाय अपैरेंट, और क्योंकि एक्टिव और अपैरेंट बराबर है तो पावर फैक्टर क्या बन जाएगा? यूनिटी। पावर फैक्टर इज यूनिटी फॉर रेजिस्टिव लोड, और आपने वही अभी आपने चेक किया, सेम वही चीज आपने चेक की। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। आर लोड के अंदर ऐसा होता है। अब सी लोड के अंदर देखिए, कैपेसिटिव लोड के अंदर देखिए। ठीक है, कैपेसिटिव लोड के अंदर देखिए, कैपेसिटिव लोड के अंदर देखिए, मान लीजिए मेरा कैपेसिटर, ठीक है, कोई कैपेसिटर है और इसके साथ मैंने एसी कनेक्ट कर दिया, और ये सारा स्टडी स्टेट एनालिसिस है, ध्यान रखना। मैंने एसी लगा दिया वीएम साइन ओमेगा टी, ये मैंने अप्लाई किया। अब जरा देखिए, मैं जानता हूं जो करंट आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा आईएम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 90, लीड करेगा करंट। ठीक है, करंट इससे लीड करेगा कैपेसिटर के केस में। ठीक है, इसका जो रिएक्टेंस होता है वो 1 जे ओमेगा सी हो जाता है, और आप जानते हो कि करंट कैसे निकालते हैं? दिस डिवाइड बाय दिस जे ओमेगा सी, उससे जो करंट आएगा वो समवट कुछ इस तरह का आएगा, लीड करेगा। इसका मतलब अगर वोल्टेज मेरा इधर है तो जो करंट आएगा वो इधर आएगा, और जो बीच का एंगल है उसको मैं बोल रहा हूं फाई। फाई की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री। इसका मतलब पावर फैक्टर एंगल इज 90 डिग्री लीडिंग, 90 डिग्री लीडिंग, बिकॉज़ करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से, तो लीडिंग बोलेंगे, तो पावर फैक्टर इज 90 डिग्री लीडिंग। अब बताओ पावर फैक्टर क्या आएगा? cos फाई की वैल्यू, cos फाई इज 0 एंड sin फाई इज 1। cos फाई 0 आएगा, पावर फैक्टर इज 0, 0 पावर फैक्टर, 0 लीडिंग बोलेंगे इसको। पावर फैक्टर इज, पावर फैक्टर कितना है? 0 लीडिंग, लीडिंग 0 लीडिंग। लीडिंग क्यों? क्योंकि 90 डिग्री लीड कर रहा है। 0 इसलिए क्योंकि 90 डिग्री है, और लीडिंग इसलिए बिकॉज़ करंट लीड कर रहा है। तो इससे क्या है? एक्टिव पावर लेगा, मुझे बताओ। आइडियली एक्टिव पावर लेना चाहिए। एक्टिव पावर क्या होती है? Vrms which is Vm by root 2 into Irms which is Im by root 2 into cos phi, cos phi is 0, आंसर इज 0। कैपेसिटर कोई एक्टिव पावर नहीं लेता, और एक्टिव पावर ऐसी पावर होती है जो कंज्यूम होती है, बाकी कोई पावर कंज्यूम नहीं होती। तो क्या ये कैपेसिटर कोई पावर कंज्यूम करेगा? नहीं करेगा, बिकॉज इसके अंदर तो कोई एक्टिव पावर आई नहीं है, तो इसका मतलब ये कोई पावर कंज्यूम नहीं करेगा, ये गर्म नहीं होगा। कैपेसिटर कभी गर्म नहीं होगा। चलिए चेक करके देखते हैं। और पावर फैक्टर कितना आना चाहिए? पावर फैक्टर तकरीबन इसका 0 आना चाहिए, पावर फैक्टर 0 आना चाहिए, बिकॉज बट आपको थोड़ी बहुत रीडिंग में फर्क आएगा। बिकॉज क्यों फर्क आएगा? बिकॉज ये आइडियल नहीं, थोड़ी बहुत ये पावर कंज्यूम करेगा, बहुत कम पावर कंज्यूम करेगा, बट कम कंज्यूम करेगा कंपेयर टू द रेजिस्टर। ठीक है, चलो देखिए देखते हैं कितनी पावर ये कंज्यूम कर रहा है, कैपेसिटर कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, और एक्टिव पावर कम आएगी, बट अपैरेंट पावर बहुत ज्यादा आएगी, क्योंकि जो मेरा मित्र है उसमें एक एक्टिव है एक अपैरेंट है, अपैरेंट पावर बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अपैरेंट पावर में 2 पावर होती है, एक्टिव का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव का स्क्वायर, यही तो होता है अपैरेंट। अब इसने एक्टिव तो 0 किया है, बट रिएक्टिव किया ना Vm by root 2 into Im by root 2 into sin phi, और sin phi कितना है? sin phi is 1। इसका मतलब ये रिएक्टिव पावर जरूर कंज्यूम करेगा, एक्टिव पावर जो है वो 0 कंज्यूम करेगा। एक्टिव पावर 0 करेगा, रिएक्टिव पावर कंज्यूम करेगा। तो रिएक्टिव पावर अच्छी खासी कंज्यूम करेगा, क्योंकि वोल्टेज बहुत ज्यादा है, करंट बहुत ज्यादा है, तो रिएक्टिव पावर अच्छी खासी कंज्यूम करेगा। Vrms into Irms into sin phi, और Vrms में मेरी 216 अभी आ रहा था, तो 216 वोल्ट ये करंट देखना थोड़ा बहुत में भी अच्छा खासा आएगा करंट में भी, हालांकि 1 एम्पीयर से नॉर्मल लेस आ सकता है, तो देखते हैं कितना आता है, मुझे पता नहीं। sin phi की वैल्यू 1 है, इसका मतलब रिएक्टिव है, एक्टिव 0 रिएक्टिव है, तो अपैरेंट भी आएगी। तो चलिए जरा चेक करते हैं कि कितनी एक्टिव लेता है, कितनी रिएक्टिव लेता है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं जूम करूंगा, और मैं आपको बता दूं मैं यहां पे कैपेसिटर कनेक्ट करने जा रहा हूं, क्योंकि यहां पे पोर्ट लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं कैपेसिटर को कनेक्ट करूंगा,
और मैं एक बार दोबारा इसको जूम करूंगा, ठीक है, तो आप देखिएगा या फिर एक तरीका और है, चलिए मैं भी इसी तरह से कनेक्ट करता हूं, कोई तरीका नहीं, ठीक है, जरा देखिए। तो मैं एक बार कनेक्ट कर दूं, अभी फिलहाल मेरे ख्याल से 0 रीडिंग आ रही होगी, ठीक है, और मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं। चलिए मैंने कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, हाँ जी, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, नहीं अभी सही से कनेक्ट नहीं हुआ है। हाँ जी, आई थिंक अभी कनेक्ट हो गया, ठीक है जी, अभी ये कनेक्ट हो गया। तो चलिए मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा रीडिंग को। अभी मैंने एक कैपेसिटर कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, मैं आपको दिखा भी दूं, थोड़ा जूम कर देता हूँ। आई होप आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कैपेसिटर ये इस तरह का कैपेसिटर, कुछ इस तरह का कैपेसिटर है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, इसके पीछे पोर्ट के पीछे, और आप रीडिंग देख पा रहे हो, जरा देखिए करंट बहुत कम ले रहा है, वोल्टेज 215 216 है, पावर एक्टिव, ये एक्टिव पावर नहीं है, ये पावर में रीड कर रहे हैं फिलहाल, हाँ एक्टिव पावर जरा देखिए, एक्टिव पावर 3.6 वोल्ट ले रहे हैं, 3.6 वोल्ट, तो मैं वोल्ट एक बार लिख लेता हूँ, ठीक है, एक्टिव पावर ले रहा है 3.6 वोल्ट, बिकॉज ये आइडियल नहीं है, ठीक है, थोड़े बहुत ये आपको एक्टिव पावर ले, ये एक्टिव पावर ले रहा है 3.6 वोल्ट, ठीक है जी। अब जरा देखिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका मतलब पावर फैक्टर जो होगा इसका वो 0 नहीं होगा, प्योरली 0 नहीं होगा, करंट की ले रहा है 0.18 एम्पीयर। इसका मतलब है एक और चीज एक बार आगे और बढ़ते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा और इसका एनालिसिस कराता हूँ। अब पहले पावर कितनी ले रहा है, अब ये VA पे आ गया, मैंने थोड़ा सा प्रेस करके VA पे ले आया, VA कितनी VA ले रहा है 40.6, दिस इज एक्टिव, दिस इज apparent is 40.6 VA, दिस इज VA 40.6 VA, और आपका जो पावर फैक्टर है वो जरा देखिए, जो पावर फैक्टर है वो 0.095 है, पूरी तरह से 0 नहीं है, पावर फैक्टर है 0.095, पावर फैक्टर है 0.095, ठीक है। तो चलिए मैं वापस आ रहा हूं बोर्ड पे, ठीक है, जरा देखते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो जरा देखिए, तो मैंने बताया कि ये रीडिंग आ रही है, ये तो नहीं आनी चाहिए, पावर फैक्टर 0 आना चाहिए था पूरी तरह से, बट पावर फैक्टर आ रहा है 0.095, अपैरेंट पावर इतनी आ रही है, एक्टिव पावर इतनी आ रही है। इसका मतलब ये कैपेसिटर आइडियल नहीं है। इस कैपेसिटर के अंदर क्या होगा, मैंने आपको बताया था प्रैक्टिकल कैपेसिटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके सीरीज में एक रजिस्टर भी आएगा, आपको एक रेजिस्टेंस भी दिखाना पड़ेगा इसके सीरीज पैरेलल में, जो इसका एक और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है जो इसका कैपेसिटर का, तो कैपेसिटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी हम दिखाते हैं, ठीक है जी, तो वो हमें दिखाना पड़ेगा। तो चलिए अब जरा देखिए, मैं इन सब की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, कितनी आएगी, R की वैल्यू कितनी आएगी, C की वैल्यू कितनी आएगी, ये सब निकाल सकता हूँ। कैसे करते हैं, देखिए मेरे को एक्टिव पता है, मेरे को अपैरेंट पता है, तो मैं रिएक्टिव निकाल सकता हूँ। रिएक्टिव पावर Q कितनी आएगी, रूट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ये राइट एंगल ट्रायंगल पे होता है, तो हाइपोटेन्यूज ये होता है, ये बेस होता है, और ये परपेंडिकुलर होता है, तो इस बार परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालें बता जरा, कैसा आएगा बता जरा, 40.6 का स्क्वायर माइनस 3.6 का स्क्वायर, बताइए क्या वैल्यू है इसकी, वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू बताइए क्या है, 40.6 का स्क्वायर माइनस 3.6 का स्क्वायर, ठीक है जी। जरा देखिए ये मेरी रिएक्टिव पावर आएगी, दिस इज VAR, इतनी रिएक्टिव लेगा, इतनी पावर रिएक्टिव आएगी। इसके बाद बताइए कितनी वैल्यू है इसकी, क्या वैल्यू है रिएक्टिव पावर, 40.45। तो आप देख सकते हो दिस इज वी आर लीडिंग, क्यों लीडिंग, बिकॉज करंट लीड करेगा। करंट जब 0.18 एम्पीयर था, अगर आपको याद हो, करंट था 0.18 एम्पीयर, करंट 0.18 एम्पीयर। अब एक चीज और मैं बताऊं, ये करंट पूरी तरह से लीडिंग करंट है, हालांकि प्योर 90 में लीडिंग नहीं है, क्योंकि अगर प्योर 90 में लीड करता वोल्टेज से तो एक्टिव 0 होती, एक्टिव 0 नहीं है। इसका मतलब करंट पूरी तरह से इधर की तरफ नहीं है, करंट थोड़ा सा इधर की तरफ, और ये 0.18 देख रहे हो आरएमएस वैल्यू, दिस इज 0.18 आरएमएस, ये पूरी तरह से 90 नहीं है। ये एंगल, ये कुछ एंगल फाई, ये कुछ है, कितना है ये फाई, ये चेक कर सकता हूं, बिकॉज़ मुझे cos फाई पता है,
cos phi की वैल्यू बता दो। cos phi is 0.095, यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा 5। ये करंट कितना लीड कर रहा है, क्योंकि ये पावर फैक्टर लीडिंग है। अब ये कैसे पता चला लीडिंग है, बिकॉज़ मैं जानता हूं कैपेसिटी लोड है, L तो है ही नहीं ना, कैपेसिटी लोड है, लीडिंग में बोलूंगा। तो बताओ जरा phi की वैल्यू कितनी आएगी, निकालो जरा phi की वैल्यू। यहां से phi की वैल्यू निकालिए भाई, यहां से क्या आएगी phi की वैल्यू, cos इनवर्स ऑफ 0.095। बताइए phi की वैल्यू कितनी आएगी डिग्रीज में, बताइए डिग्रीज में बताइए कितना आया, 84 डिग्रीज, 84.5 डिग्रीज। तो 84.5 डिग्रीज आया। इसका मतलब करंट जो है मेरा, जो करंट आएगा, जो यहाँ पे करंट आ रहा है वो लीड कर रहा है वोल्टेज से 84.5 डिग्री, इतना डिग्री लीड कर रहा है इस पर्टिकुलर केस में। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब मुझे एक बात बताओ, करंट का वो कंपोनेंट जो वोल्टेज के फेज में है वो कितना है, करंट का वो कंपोनेंट जो वोल्टेज के फेज में है वो कितना है बताओ। इसका कंपोनेंट निकालो इधर की तरफ, कितना आएगा बताना, 0.18 इनटू cos 84.5। ये करंट का वो कंपोनेंट है जो वोल्टेज के फेज में है। करंट का वो कंपोनेंट जो वोल्टेज के फेज में है, और देखो आरएमएस से निकला है, तो इसका मतलब ये आरएमएस है। आरएमएस वैल्यू किसकी आरएमएस वैल्यू है, करंट के उस कंपोनेंट की जो वोल्टेज के फेज में है। अब बताइए इससे एक्टिव पावर कितनी आएगी, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो इनटू वीआरएमएस से, और वीआरएमएस कितना था 215 मेरे पार्ट में, क्या 215 अभी देखिए कितना है, ये मेरे ख्याल से कितना है 219 या 220 से मल्टीप्लाई करते जाना, देखो एक्टिव पावर कितनी आएगी। तो देखिए ये जो एक्टिव पावर आ रही है कितनी आ रही है बताइए इससे, ये जो प्रोडक्ट आ रहा है कितना आ रहा है बताओ जरा, 220 था मेरे ख्याल से, 215 था, 220 था उस टाइम की रीडिंग में भी। हाँ जी बताइए कितना था, कितना आ रहा है वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है इसको मल्टीप्लाई कीजिए, बिकॉज़ इससे एक्टिव पावर आ जाएगी है जी 3.762 तकरीबन वही आ रहा है। हमने दूसरे तरीके से पावर निकाली, उतनी पावर आ रही, जो रीडिंग आ रही थी हमने अपने तरीके से निकाला, उससे भी वही आ रही। ठीक है, अच्छा बात करो, मैं इसे R की वैल्यू निकाल सकता हूं, इसके अंदर कितना R है, रेजिस्टर कितना है वो निकाल सकता हूं। कैसे, जरा देखिए, मुझे पता है कि वोल्टेज R के अक्रॉस भी है, तो इसका मतलब ये जो R लेगा ये कौन सी पावर लेगा, एक्टिव पावर, और ये जो C लेगा ये कौन सी लेगा, ये रिएक्टिव पावर लेगा। ये जो पावर आ रही है ये C के अंदर आ रही है, और ये जो पावर आ रही है R के अंदर आ रही है। इसका मतलब अगर मैं ये बोलूं इसके अक्रॉस जो वोल्टेज, इसमें पावर कैसे निकालेंगे R में, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालो व्हिच इज VRMS, VRMS इज Vm/√2, दिस इज VRMS, और इसका स्क्वायर कर दो और डिवाइड बाय R कर दो, दैट मस्ट बी इक्वल टू 3.6। और VRMS Vm की वैल्यू या VRMS की वैल्यू हमें पता है, VRMS इज 216 या 215 जो भी था। ठीक है जी, बताओ R की वैल्यू क्या है, यहां से आप R निकाल सकते हो, R की वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिए, R की वैल्यू बताओ कितनी कैलकुलेट होगी, 20216 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3.6, आप R की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। समझ आया, 12960 ओ इतना 12960, ये इसका इस कैपेसिटर का जो भी यहाँ पे लगा हुआ है, मतलब इसी तरह का कैपेसिटर है, लेकिन इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि ये प्योर आइडियल नहीं है, तो इसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो दिया है। ठीक है, 12960। ठीक है जी, नेक्स्ट ना देखिए, इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूं पावर की वजह से। जो ये रिएक्टिव पावर है ये सारी की सारी इसके अंदर जा रही है, और इसके अक्रॉस रिएक्टिव पावर कैसे निकालो, इसके इसका जो रिएक्टेंस है वो -1 j/ωc, ये इसका रिएक्टेंस है, या फिर -jXc लिख सकता हूं, -jXc, ये इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। तो अगर मैं इसमें पावर निकालूंगा तो जैसे रजिस्टर में निकालते हैं वैसे इसमें भी पावर निकाल सकते हो। कैसे, VRMS का स्क्वायर बाय XC, जैसे VRMS का स्क्वायर पर R करते हो एक्टिव के लिए, रिएक्टिव के लिए VRMS का स्क्वायर पर XC कर दो, दैट मस्ट बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, रिएक्टिव कितनी है, रिएक्टिव 40.15, तो यहां से क्या आ जाएगा, XC आ जाएगा। बताओ XC की वैल्यू क्या है, जैसे आप वहां पे एक्टिव निकालते हो VRMS का स्क्वायर पर R, वैसे ही आप रिएक्टिव निकाल लो VRMS का स्क्वायर पर XC कर दो। ठीक है, इससे भी रिएक्टिव निकल आती है, ऐसे भी रिएक्टिव आ जाएगी। बताओ कितना है, क्योंकि ये भी ओम होता है ये भी ओम होता है, डोंट वरी, लेकिन इसमें रिएक्टिव आएगी इसमें एक्टिव आएगी। बताओ कितना आया, 12.055 ओम, ये तो XC आया, और XC का वैल्यू होती है 1/ωc, दैट मस्ट बी इक्वल टू 12.055। तो यहां से मैं C निकाल सकता हूं, C की वैल्यू क्या है, 1/100 पाई, ओमेगा इज 100 पाई, बिकॉज़ ओमेगा इज 2 पाई f, 100 पाई इनटू दिस 12.055। तो बताओ C की वैल्यू क्या है, 0.2 मिलीफैराड, 0.2 मिलीफैराड, या अपना माइक्रोफैराड में बताइए, 264 माइक्रोफैराड, 264 माइक्रोफैराड, नहीं इतना नहीं आना चाहिए, ये गलत निकाला आपने, 2.5 2.5 माइक्रोफैराड, चेक करके देखो गलत निकाला,
यहाँ से गलत आएगा, बी आर का स्क्वायर नहीं क्या होगा, स्क्वायर किया 216 का स्क्वायर 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 40.15, ठीक है। और यहाँ से कितना है 12.05, 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 40.15 इज 1205 1205 है ना, 1205 0.47 या। तो यहाँ से अब सी निकालो ना, कितना माइक्रोफैराड है, सी की वैल्यू देखो, ये हमारे पास ओमेगा सी है, तो यहाँ से सी निकाल लो, ओमेगा की वैल्यू 100 पाई है, और इसको नीचे ले आओ 1205.47, इसको नीचे ले आओ 2.64 माइक्रोफैराड, 2.64 माइक्रोफैराड, 2.64 माइक्रोफैराड, ठीक है जी। चलिए इतना ही है तकरीबन 2.5 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट की। अगर मुझे ये रीडिंग कोई दे दे, ठीक है, ये एक तरह से क्वेश्चन बन गया आपके पास कि भाई मैंने एक कैपेसिटर था, प्रैक्टिकल कैपेसिटर, उसके साथ एक्टिव पावर ये ले रहा था, अपैरेंट पावर ये ले रहा था, पावर फैक्टर ये ले रहा था, बताओ कैपेसिटी की क्या वैल्यू आएगी, रेजिस्टर की क्या वैल्यू, और पावर फैक्टर एंगल कितना आएगा। तो मैंने देखा कि करंट का वो कंपोनेंट जो वोल्टेज के फेज में है, उसकी वजह क्या कौन सी पावर आती है, एक्टिव, और करंट का वो कंपोनेंट जो 90 डिग्री आउट ऑफ फेज है इससे वोल्टेज से, उसकी वजह से रिएक्टिव पावर आएगी, तो ये पावर। और वो जो करंट का ये कंपोनेंट ये इसमें जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट है करंट का, ये वाला कंपोनेंट ये इसमें आएगा, दिस इज IR, दिस इज IC, और ये रिजल्टेंट I आएगा, ये रिजल्टेंट I है मेरा, ठीक है। ये इधर वाला IR है जो वोल्टेज के फेज में है, और ये मेरा IC आएगा जो वोल्टेज के 90 डिग्री आउट ऑफ फेज। आपको समझ आया। और आपने देखा कि रीडिंग तकरीबन जो आइडियल की होती है वैसे ही कुछ बनती है। हालांकि प्योर आइडियल लाना मुश्किल है मेरे लिए, बट फिर भी मैंने आपको बताया कि किस तरह से। अब जरा देखिए एक और चीज, अब मैं इंडक्टर का केस दिखाता हूं, जो कि RL लोड, प्योर इंडक्टर तो मेरे पास है नहीं ना, तो मेरे पास कैसा लोड है, मेरे पास RL लोड है। अब मैं RL लोड के लिए दिखा सकता हूं, ठीक है। RL लोड में फिर से मैं एक्टिव और रिएक्टिव देख सकता हूं, ठीक है। तो जरा देखिए मेरे पास इस बार RL लोड है, और मैं आपको रीडिंग दूंगा, कैलकुलेशन आप करना, हम नेक्स्ट क्लास में कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन आप रीडिंग चेक कर लीजिएगा, मैं आपको सारी रीडिंग चेक करवा दूंगा। बट इस बार एयर है, ध्यान रखना, इसमें एयर डालना, एयर कोर है, ठीक है। तो आपको सारी चीजें कैलकुलेट करनी है, इसका R निकालना है, L निकालना है, और मैं एक्टिव और रिएक्टिव पावर सारी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो जरा देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा आगे से इसको उतार लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके लिए निकला हुआ है मुझे। हाँ जी, जरा देखिए, तो मैंने क्या किया, मैंने ऑफ किया हुआ सप्लाई, और मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं, मैंने इंडक्टर को कनेक्ट कर दिया। मेरे पास टाइम बहुत कम होगा, आप फटाफट रीडिंग बोलना नहीं, ठीक है। जरा देखिएगा, मेरे पास मैं बता दूं RL लोड है इस बार, ठीक है। मैंने RL लोड लगाया, टाइम बहुत कम होगा क्योंकि ये बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा पावर लेगा, ठीक है। तो चलिए जरा देखते हैं, मैं बता दूं आपको कैसा लोड है मेरा, RL लोड है। तो मैंने अभी तक सप्लाई ऑन नहीं की है, ये RL लोड है, और ये मेरी वोल्टेज है, और इसकी RMS रीड करेगा, और ये करंट की भी RMS वैल्यू रीड करेगा। ये R है, और ये J ओमेगा L है। ये मेरा रिएक्टिव पावर डिमांड करेगा, ये मेरा एक्टिव पावर डिमांड करेगा, ठीक है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग पड़ेगा ये, जरा देखते हैं। हाँ जी, मैं सप्लाई ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। अब बताइए आप क्या रीडिंग आना है, बताइए R की वैल्यू बताइए, सॉरी V की वैल्यू, VRMS 214 वोल्ट, हाँ जी। IRMS 7.37, एक्टिव पावर 1212.4 वोल्ट। अब सुनिए, मैं अपैरेंट पावर देख रहा हूँ ये, तो इसके लिए मुझे ये बटन दबाना है बस। हाँ जी, बताइए अपैरेंट पावर बताइए कितनी है, 1541 .23 VA, ठीक है जी। अच्छा, पावर फैक्टर और बता देता हूँ मैं, पावर फैक्टर के लिए एक और बार बटन दबाना है मुझे। तो पावर फैक्टर बताइए, पावर फैक्टर 0.794 लैगिंग, ठीक है जी। चलिए मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है जी, मैंने ऑफ कर दिया, ठीक है। ये रीडिंग आपके सामने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो इस रीडिंग से शुरुआत करेंगे, या फिर नई रीडिंग ले सकते हैं नेक्स्ट क्लास में नई शुरुआत से नई रीडिंग लेंगे, लेकिन मैं रीडिंग आपको अभी बता रहा हूं सो दैट आप कैलकुलेट कर सकें। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूं, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूं। वोल्टेज को 0 डिग्री पे मान लो, ये मेरा वोल्टेज इधर है,
और पावर फैक्टर मुझे पता है, इसका मतलब cos फाई पता है, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा फाई, इसका मतलब लैगिंग करंट आ जाएगा, मुझे पता चलेगा जो करंट है मेरा, कितना करंट है 7.37 आरएमएस वैल्यू को कितना लैग कर रहा है वो फाई पता चल जाएगा, फाई की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ठीक है जी, फाई आ गया। अगर मेरे पास फाई आ गया और करंट मुझे पता है, वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू मुझे पता है, एक्टिव पावर मुझे पता है। अब सुनो, जो ये करंट आएगा आई आरएमएस, ये आरएमएस इसमें भी तो आएगा, सेम दोनों में सेम ही आएगा, इसका मतलब आई आरएमएस का स्क्वायर इनटू आर करूंगा तो एक्टिव पावर आएगी, और आई आरएमएस का स्क्वायर इनटू एक्स कर दूंगा तो क्या आ जाएगी रिएक्टिव पावर। सेम वही तरीका होता है पावर निकालने का, उसमें आर होता है उसमें एक्स होता है, एक्टिव आ जाएगी रिएक्टिव आ जाएगी, तो यहां से एक्स निकल आएगा, एक्स किसके बराबर है ओमेगा आई के बराबर, ठीक है, एक्स है ओमेगा आई, और ओमेगा कितना है एफ है 50 हर्ट्ज, ठीक है, तो ओमेगा आई आप निकाल लेना और यहां से एल की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए और आर की वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है, देखिएगा कि ये कॉइल कैसी है। और आगे जब हम फर्दर हम आगे पढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्लास में पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट पढ़ेंगे और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर पे, ठीक है, कितनी एक्टिव पावर जा रही है कितनी रिएक्टिव पावर जा रही है वो आपको मैं कैलकुलेट करवाऊंगा फर्दर, ठीक है। तो आज की क्लास में यहाँ पे ऑफ कर रहा हूँ भाई, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।